एपिसोड CH11 विनर और यूवी की एक्टिंग। चैप्टर 11 विनर और यूवी की एक्टिंग। प्रीकैप। यूवी हीले की बात सुनकर अपने स्क्रीन से बाहर आता है और फिर अपने हाथ को पकड़ने के बाद एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे उई माँ, मुझे मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है, जल्दी से इस दर्द को ठीक कर दो। ये देखकर तुरंत हील यूवी के पेट पर हाथ रखता है और उसके दर्द को ठीक करने के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है। यूवी को HP कम होने का नोटिफिकेशन मिलने के बाद यूवी के HP काफ़ी तेज़ी से गिर चुके थे उसके पहले की तरह ठीक होने के बाद। एक बार फिर से उठ गया। ये हार क्यों नहीं मान रहा है? क्या इसको खुद की फिक्र नहीं है? वो लड़का यूवी को खड़ा देखकर सोचता है। यूवी के जो पसलियाँ और थोड़ी बहुत उसके शरीर की हड्डियाँ घूम गई थी वो वापस से अपनी जगह पे ही ठीक हो जाती है। इस बार मैं नहीं हार सकता हूँ, क्योंकि HP खत्म हो गया तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा। यूवी अपने नोटिफिकेशन को देखने के बाद कहता है। एक बार फिर से यूवी और वो लड़का लड़ना शुरू करते हैं। वो लड़का यूवी को फिर से ज़मीन पे गिराने के लिए अपने ताकतवर मुंह के यूवी की तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन यूवी इस बार इन हमलों से बच जाता है, क्योंकि वो लड़का हर बार सिर्फ एक ही पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा था जिसे यूवी समझ चुका था। वो लड़का हर बार सिर्फ सीधे हाथ का ही इस्तेमाल कर रहा था मारने के लिए, और बचने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही वो लड़का यूवी को मारने के लिए पंच आगे बढ़ाता है, वैसे ही यूवी अपना सिर साइड में कर लेता है और अपने उल्टे हाथ से यूवी के पंच को रोक लेता है पकड़कर। पर यूवी मुस्कुराता है जब वो यूवी का हाथ पकड़ लेता है, तो ये ऐसी हालत में भी मुस्कुरा रहा है। ये सोच क्या रहा है आखिर? वो लड़का खुद से ही यूवी की मुस्कुराहट को देखने के बाद सोचता है। वो लड़का यूवी के ऊपर सीधे हाथ से दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार यूवी अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे जाता है और नीचे झुककर उस लड़के के दोनों पैरों पे मारता है। जैसे ही वो लड़का गिरने को होता है, ठीक वैसे ही अयान अपने पंच से उस लड़के के पेट पे भी मारता है, जिसके बाद वो लड़का एक आवाज़ के साथ उस जगह पे गिरता है। इस मैच का विजेता है। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? डेनी सबके सामने यूवी को विजेता घोषित करते हुए बताने लगते हैं, लेकिन जब डेनी को यूवी का नाम नहीं पता होता है तो डेनी यूवी से उसका नाम पूछते हैं, जिसके बाद यूवी थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरा नाम है इस मैच का विजेता। डेनी कहते हैं, नहीं नहीं सर, मेरा नाम युवराज सिंह है। डेनी फिर अपनी गलती को सही करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स मैच जीता है उसका नाम युवराज है। जो लड़का यूवी के लड़ा था वो ढेर हो गया था और बस ज़मीन पे पड़े पड़े आराम कर रहा था। नाइस फाइट, नॉट बैड युवराज। जीविका यूवी को देखते हुए कहती है। उस लड़के को हीले ठीक कर देते हैं अपनी शक्ति से, और जब वो हीले यूवी को देखते हैं तो यूवी को एक खरोच तक नहीं आई थी। इससे हीले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब यूवी को कोई चोट लगी नहीं थी तो डेनी ने यूवी को यहाँ भेजा क्यों था? तुम्हें कहीं चोट भी लगी है? उस मैच के दौरान हीले यूवी से पूछता है, मगर यूवी तो अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन स्क्रीन में ही खोया हुआ था। आपने चुनौती पूरी कर ली है। स्ट्रेंथ के 3 पॉइंट आपके स्ट्रेंथ स्टेट में जोड़े जाते हैं। स्ट्रेंथ 10। हील ऑरा स्किल खुल चुका। ये स्किल यूज़र की तरफ आने वाले हमले को धीमा कर देगा। इस स्किल को इस्तेमाल करते वक्त यूज़र के शरीर से मेहरून रंग की ऑरा निकलेगी। यूवी हील की बात सुनकर अपने स्क्रीन से बाहर आता है और फिर अपने हाथ को पकड़ने के बाद एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे उई माँ, मुझे मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया है, जल्दी से इस दर्द को ठीक कर दो। ये देखकर तुरंत हील यूवी के पेट पर हाथ रखता है और उसके दर्द को ठीक करने के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है। अब दर्द कुछ कम हो रहा है क्या? ये सुनकर यूवी फिर कहता है, हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। हील फिर अपना हाथ यूवी के पेट से हटके उसे जाने के लिए कहता है और बके के स्टूडेंट्स के चोट को देखने लगता है। उफ, बच गया। हील तो अभी बस मुझे पकड़ ही लेता। अच्छा हुआ कि उस लड़के ने मेरे पेट पे मारा था, नहीं तो मैं हील को अगर अपने स्किन के चोट के बारे में बताता तो वो तो यकीन ही नहीं करता। यूवी फिर अपने सिस्टम और इस शक्ति से खुश होते हुए कहता है, ये शक्ति काफ़ी अच्छी है और उससे भी अच्छा तो ये बीस्ता सिस्टम है। अब तो मेरे पास स्किल भी है, लेकिन इस स्किल को इस्तेमाल में अब किस पर करूं? ये सोचता हुआ यूवी उस लड़के के बगल से बिना उसे देखे ही गुजर जाता है, जिसे यूवी ने कुछ देर पहले ही हराया था। तुझे तो मैं देख लूँगा। मैंने तुझे कम समझकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगा कि शक्ति के बिना लड़ने में और शक्ति के साथ लड़ने में क्या अंतर होता है। वो लड़का यूवी को घूरता है और अपने हाथ मसलते हुए कहता है। उसको ये मंजूर ही नहीं था कि वो एक पावर लेवल 1 के लड़के से हार गया था। सभी अपने पैर को आज ठीक से चलाना सीखेंगे। पैर तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन कई लोग उसका सिर्फ चलने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, मगर ये पैर हमारे सबसे बड़े हथियार भी है, क्योंकि इनमें हाथों से भी ज़्यादा जान होती है। तुम सभी ने जैसा कि युवराज को अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए देखा ही था। युवराज ने अपने पैरों का इस्तेमाल अपने दुश्मन को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसको टाइम और मौका नहीं मिल रहा था अपना हमला करने के लिए। इसलिए जैसे ही युवराज का दुश्मन गिरता है, वैसे ही मौके पे युवराज उस पर हमला कर देता है और उसके साथ ही वो मैच भी खत्म हो जाता है।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम अपने शरीर का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो वही हमारा सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। यूवी का एक सैंपल जब डेनी दे रहे होते हैं तो कुछ लोग यूवी को थोड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, जैसे कि उन्हें यूवी का एक सैंपल पसंद ही ना आ रहा हो। वो सभी स्टूडेंट्स यूवी के पावर लेवल से उसको जज कर रहे थे, लेकिन यूवी को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने ये सब अपने पिछले स्कूल में भी देखा था और अब तो उसको इन सब चीज़ों की आदत सी भी हो गई थी। यूवी एक जगह साइड होकर अपने सभी स्किल्स को देख रहा था जो सब अभी लॉक थे। वो अब अपने अगले स्किल को देख रहा था जो हेल्लर ऑरा के बाद था। मुझे हेल्लर ऑरा की जगह डार्क ब्लेड स्किल मिलना चाहिए था। मैं किसी के हमले को धीमा करके सिर्फ बच ही तो पाऊंगा, मैं उसे हराऊंगा कैसे बिना कोई ताकत के। अगर ये स्किल होता हेल्लर ऑरा की जगह तो मुझे किसी से लड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लगता है, क्या यूवी के पास हेल्लर ऑरा डार्क ब्लेड स्किल होगा तब ये यूवी के लिए काम की शक्ति होगी या फिर नहीं? क्यों जीविका काली बिल्ली के भेस में पिछली कल रात को थी? क्या ये जीविका की कोई शक्ति है या फिर कुछ और ही है जो जीविका छुपाना चाहती है? आखिर किसने इतना एडवांस्ड सिस्टम बनाया है और ये सिस्टम यूवी के माता पिता के पास कैसे आया था? मार्शल आर्ट्स क्लास के अंदर यूवी मार्शल आर्ट्स क्लास में एक किनारे होकर अपने सिस्टम के अंदर की चीज़ों को देख रहा था। डेनी सभी स्टूडेंट्स को पैरों का लड़ाई में ठीक से इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखा रहे थे। पावर पॉइंट्स, इसका मतलब मेरी भी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने की सीमा है, बाकियों की तरह ही। पावर पॉइंट्स, यूवी के सिस्टम में ये पावर पॉइंट्स था, लेकिन जो बाकी लोगों के पास होता है वो उनकी शक्ति की ऊर्जा होती है जो सीमित होती है। यूवी के सिस्टम में ये पॉइंट्स की तरह था, लेकिन बाकी लोगों के पास ये शक्ति की ऊर्जा के रूप में था। अगर वो लोग अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो सब थकने लगेंगे और उनकी शक्ति काम भी नहीं आएगी फिर। लेकिन सिस्टम के होने की वजह से यूवी को थकान नहीं होगी, पर वो अपने पावर पॉइंट्स को खत्म करने के बाद अपनी शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 50 पावर पॉइंट्स, यूवी के पास 50 पावर पॉइंट्स थे और उसके हेल्लर और स्किल को इस्तेमाल करने में 5 पावर पॉइंट्स लगते थे। एक बार स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्लर और स्किल 15 मिनट तक इस्तेमाल में आता था। क्लास के खत्म होने के बाद यूवी अगड़ाइयाँ लेते हुए कैंटीन में जाता है खाना खाने के लिए। आज तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लग गई है, यूवी कहता है, और जब अपना खाना लेकर टेबल पे बैठने के लिए जाता है तो उसे पीछे से उसको बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। यूवी, हेलो यूवी, इधर हम लोग इधर है, तुम भी आ जाओ। मयंक अपने हाथ को हिलाते हुए यूवी से कहता है। यूवी मयंक और ओम को पहले से ही खाना खाते हुए देख सकता था। इन सब की क्लास मुझसे पहले ही खत्म हो गई लगता है। खैर अभी के लिए सबसे पहले पेट पूजा हो जाए। यूवी उन दोनों के पास जाता है और फिर बैठते हुए उन दोनों से पूछता है, तो तुम दोनों की एलिमेंटल क्लास कैसी रही? यूवी के पूछने पर ओम अपने पपेट को देखते हुए कहता है जो उसी टेबल पे उसने एक तरफ रखा हुआ था। आज की क्लास तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। टीचर ने मुझे बिना पपेट के लड़ने के लिए कहा था और छड़ी भी लेने नहीं दिए थे। मेरे सामने वाले लड़के ने तो मुझे बहुत धोया अपनी शक्ति से। अगर मेरे पास उस वक्त मेरा पपेट होता उन 2 तलवारों की जगह तो मैं उस लड़के को अपनी शक्ति दिखाता। मेरा भी एलिमेंटल क्लास अच्छा नहीं गया। टीचर ने तो आज कुछ ज़्यादा ही थका दिया मुझे। टीचर ने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल सामान को उठाने के लिए इस्तेमाल किया। सच में काफ़ी भारी थे वो सामान। उस टेबल पर सिर्फ पूर्वी ही पिटा हुआ मयंक और ओम की हालत काफ़ी ज़्यादा सही थी यूवी से। वो जब खाना खाता है तो उसका पेट तो भर रहा होता, लेकिन उसके मुंह में स्वाद खाने का कुछ बन नहीं रहा था। जहाँ पर मयंक और ओम मज़े से खाना खा रही थे वहीं पे यूवी का मुंह बन रहा था। तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या यूवी? मयंक जब यूवी के चेहरे को देखता है तो उससे पूछता है। यूवी अपने चम्मच को अचानक से ही गिरा देता है मयंक की आवाज़ सुनकर। नहीं, ऐसा नहीं है, खाना काफ़ी अच्छा है और मुझे भी काफ़ी स्वादिष्ट लगा ये खाना। यूवी इसलिए हड़बड़ा जाता है क्योंकि वो सिस्टम के खून के पीने की बात को याद कर रहा था जो सिस्टम ने पहली बार उससे कहा था। नहीं, मैं खून पीकर तो जिंदा नहीं रहना चाहूँगा। जब तक बिना खून के ही अपने पेट को भर सकता हूँ तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खून से दूर ही रहूँ। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो यूवी के ऑरा को बढ़ते हुए देख रहा था। यूवी का ये अजीब ऑरा धीरे धीरे करके अब बढ़ते जा रहा है। क्या है ये? क्या ये यूवी की शक्ति है कोई जिसकी वजह से यूवी का ऑरा बढ़ रहा है? पर अगर ये कोई शक्ति है भी तो ये ऑरा कैसी है? ओम यूवी के ऑरा को देखते हुए कहता है। यूवी खाना खाकर अपना पेट बस भर रहा था, लेकिन उसको भूख अब उसके असली खाने की थी, यानी कि खून की भूख। यूवी को अब खून की ज़रूरत थी, ये वो भी जान रहा था, लेकिन यूवी खून पीने से बचने के लिए अपनी कोशिश कर रहा था। जब उन तीनों का खाना हो जाता है तो वो तीनों ही कैंटीन से बाहर निकलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ये पेट में भी शुरू हो। यूवी अपने पेट को पकड़ फर्स्ट ईयर के बिल्डिंग के पीछे आ जाता है, एक जगह बैठकर अपने सिस्टम से है। सिस्टम, मेरे पेट में ये दर्द क्यों हो रहा है और क्या मैं बिना खून पिए अपनी भूख को मिटा सकता हूँ? यूवी के पूछने पर सिस्टम का कोई भी जवाब नहीं आता है। यूवी 1-2 बार फिर से सिस्टम से वही सवाल करता है, लेकिन यूवी को कोई भी जवाब नहीं मिलता है।
यूवी के साथ जो भी हो रहा था उन सभी चीज़ों को कोई था जो देख रहा था, और जब यूवी के दोस्त अलग हो गए थे तो उसका पीछा भी कर रहा था। वो यान के सामने आकर खड़ा होते हुए उससे कहता है, लगता है तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। शायद तुम अभी तक मेरे उस मुक्के से उभर नहीं पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब ये सिखाऊंगा कि जो बिना शक्ति के लड़ता है उसके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, या फिर जिसके पास शक्ति नहीं होती है उसके पास एडवांटेज होता है। ये लड़का और कोई नहीं वही होता है जो यूवी से मार्शल आर्ट्स क्लास में हार चुका था। वो अपनी शक्ति को एक्टिवेट करता है और ज़मीन से पत्थर उठाकर यूवी की तरफ फेंकता है अपनी शक्ति की मदद से। हिल ऑरा, यूवी भी अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। 50 में से 45 पावर पॉइंट बचे हैं। हिल ऑरा स्किल 5 पावर पॉइंट्स ले लेता है। यूवी के सामने जितने भी अब पत्थर आ रहे थे वो अब काफ़ी धीमे हो गए थे यूवी के लिए, लेकिन वो पत्थर असल में अपनी गति से ही आगे बढ़ रहे थे। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों ये लड़ाई ना करें। यूवी अपने पेट को पकड़कर कहता है, तुम्हारे पास भी शक्ति है। मुझे लगा था कि तुम काफ़ी कम पावर लेवल के हो तो तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी। वैसे तुम्हारी शक्ति क्या है? ये काले और मेहरून ऑरा, क्या ही बकवास शक्ति है तुम्हारे पास। ऐसे में तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा लड़ने में तुमसे। इतना कहने के तुरंत बाद ही वो लड़का यूवी के पास की ज़मीन से यूवी के पैर को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूवी ये देख लेता है और जल्दी से अपने शरीर को उस रेंज से बाहर ले आता है जिस रेंज तक उस लड़के की शक्ति पहुंच सकती थी। उस लड़के के पास पावर लेवल 4 की शक्ति होती है। यूवी अभी भी पावर लेवल 1 पे ही था और अभी उसके पेट में दर्द भी था। यूवी वक्त रहते बच तो जाता है उसके हमले से, लेकिन यूवी हमले को नहीं देख पाता है जो यूवी के पीछे से उसको लगता है। यूवी को एक पत्थर उसके पीठ पे जाकर लगता है और फिर यूवी नीचे गिर जाता है उस अचानक से हमले की वजह से। 7 में से 4 HP बाकी है। जल्द ही खून का सेवन करे। यूवी को उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। वो पेट को पकड़कर दर्द को सहते हुए धीरे से कहता है, क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं अब मरने वाला हूँ? जब यूवी के पास 4 HP ही बचता है अब उसके बाद यूवी को लगने लगा थी कि वो यहीं पे अपना दम तोड़ देने वाला है। वो लड़का यूवी को ऐसे गिरे हुए और बुरी हालत में देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना होगा और खुद को जिंदा भी रखना होगा, यूवी मन ही मन कराहते हुए कहता है। वो लड़का अब यूवी को बेहोश करने के लिए अपने पंच को पृथ्वी की शक्ति से घेर लेता है और यूवी को उसके पेट में मारने के लिए तेजी से अपने हाथ को बढ़ाता है। यूवी को ये हमला थिमा तो लग रहा था उसको, लेकिन यूवी अपनी जगह अब हिलने में भी संघर्ष कर रहा था। मेरा शरीर अकड़ गया है, ये हिल नहीं रहा है, ऐसे तो ये हमला मुझे सीधे ही पेट में आके लगेगा। पर यूवी हिम्मत करके अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे और पेट पे ले आता है ताकि उसका मुक्का यूवी को कम नुकसान पहुंचाए। जब उस लड़के का पंच यूवी के हाथों से टकराता है तो यूवी के हाथों की हड्डियां चटक जाती है और साथ ही हाथ भी फट जाता है। 4 में से 0 HP अब आपके पास बचा है। बीस्ट एवोल्यूशन मोड, आप अब बीस्टा बीस्ट में बदल रहे हैं। बीस्टा बीस्ट के 4 स्किल खोले जा रहे हैं। हिलर, फायर रोप, 7 सन, सुपर स्ट्रेंथ, टेलीपोर्टेशन। यूवी अब बीस्टा बीस्ट में बदल रहा था। यूवी का शरीर अब 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो रहा था। उसके शरीर की हड्डियां उभरने लगती है और उसके पीठ से 2 पंख निकलते हैं जिस पे फर नहीं थे और सिर्फ पंख की हड्डियां ही थी। यूवी का HP अब फिर से 20 पे चला जाता है इस एवोल्यूशन में आने के बाद। उसके आंख पूरे लाला और उसका शरीर काला हो जाता है और उसके नाखून भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। साथ ही यूवी का चेहरा अब इंसान का ना होकर किसी जानवर की तरह हो जाता है। उसके सिर पे 2 बड़े सींग निकल आते हैं और उसके बाल पूरे तरह से झड़ जाते हैं। ये क्या है? ये तो कोई बीस्ट है। वो लड़का यूवी के इस रूप को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। यूवी जब बीस्टा बीस्ट में बदल रहा होता है तो उसके शरीर ऐसा लगता है जैसे उसको जलाया जा रहा हो, जिसकी वजह से वो तड़पते हुए चीख रहा था। पूरी तरह से बीस्टा बीस्ट में बदलने के बाद अब यूवी का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता है। आप सफलतापूर्वक बीस्टा बीस्ट में बदल चुके हैं। सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है बीस्टा बीस्ट को। पर तभी उस बीस्टा बीस्ट के नाक में एक सुगंध आती है जो कि इंसानी शरीर की और उस शरीर में जो खून चल रहा होता है उसकी होती है। बीस्ट जैसे ही मुड़ उस लड़के को देखता है वैसे ही वो लड़का अपनी शक्ति से बीस्ट के ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगता है, लेकिन वहां से अचानक से ही बीस्ट गायब हो जाता है और उस लड़के के पीछे खड़े होकर उस लड़के के पीठ से अपना नोकीला पंजा गुजार देता है। बीस्ट के पंजों में अब खून ही खून आ गया था जिसे वो अब पी रहा था किसी बेहुदा खुखार जानवर की तरह। बीस्ट उस लड़के को आधा फाड़ देता है और उसके शरीर को अपने मुंह से लगाकर उसका खून पीने लगता है। इंसानी खून जैसे ही उस बीस्ट का गले से नीचे उतरता है वैसे ही उसके शरीर में कुछ होने लगता है। 20 में से 5 HP, 20 में से 10 HP, 20 में से 15 HP, 20 में से 20 HP। HP पूरा हो चुका है। आपकी भूख अब खत्म हो चुकी है। आपको बीस्ट एवोल्यूशन मोड से हटाया जा रहा है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और अब फिर से यूवी के शरीर में वही आग सी जलने लगती है जिसकी वजह से यूवी की चीखें निकलने लगती है।
वो तो ये अच्छा था कि कोई जल्दी फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे नहीं आता था। अगर यहाँ पे लोगों का आना जाना होता तो यूवी अभी तक उन सभी के नज़रों में आ चुका होता। अब यूवी बीस्ता बीस्ट से नॉर्मल हो रहा था और अपने शरीर में आ रहा था। यूवी के बाल वापस से आ जाते हैं। यूवी के नॉर्मल होते ही उसको उसके सिस्टम से कई नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। 100 में से 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे होते हैं। अब आप लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं। सिस्टम स्किल अनलॉक किया जाता है। एनर्जी बैंक, ये स्किल आपको खून को जमा करने में मदद करेगा। इसमें आप 20 HP एक्स्ट्रा खून जमा करके रख सकते हैं। आपने AB ब्लड ग्रुप के खून का किया है। स्टेमिना में 1 पॉइंट जोड़ा जा रहा है। स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 7, स्टेमिना 6। यूवी को एक साथ कई सारे अचानक से नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए मिलते हैं। फिर जैसे ही स्क्रीन से अपनी नज़र हटाकर नीचे ज़मीन की तरफ देखता है तो उसको 2 टुकड़े में बटे हुए उसे लड़के का शरीर दिखाई देता है जो लड़का कुछ मिनट पहले उससे लड़ रहा था। क्या ये सब मैं नहीं कर सकता? मैंने किसी को नहीं मारा है। ये मैंने नहीं किया है। यूवी उस कटे पिटे लिहाज से दूर जाते हुए और काफ़ी घबराते हुए कहने लगता है, लेकिन फिर जो भी उसने बीस्ता बीस्ट बनकर किया होता है वो सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। यूवी खुद को देखता है तो उसका शरीर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसके कपड़े फट चुके थे क्योंकि जब यूवी बीस्ता बीस्ट में बदलता है तो उसका साइज 2 गुना हो जाता है, जिसकी कारण से वो कपड़े फट जाते हैं। मुझे कपड़े चाहिए सबसे पहले पहनने के लिए। इतना कहकर यूवी उसी लड़के के कपड़े पहन लेता है जिसकी लहास मुर्दा और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में नीचे पड़ी हुई थी। यूवी जब बीस्ता बीस्ट से नॉर्मल हो जाता है उसके बाद यूवी जैसे ही बीस्ता बीस्ट से नॉर्मल होता है वैसे ही उसको अपने सामने उसी लड़के की लहास दिखती है जो यूवी से कुछ समय पहले लड़ रहा था। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। ये देखने के बाद यूवी डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था। यूवी के कपड़े फट चुके थे पूरी तरह से, इसलिए वो जल्दी से उसी लड़के का कपड़ा पहन लेता है। वो कपड़े खून से सने हुए थे। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। यूवी कपाटी हुई आवाज़ में खुद से ही कहता है और वहाँ से तुरंत खुद को सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने हॉस्टल के कमरे में पहुँच जाता है। वो तो अच्छा था कि अभी ओम और मयंक वहाँ पे नहीं थे और वो दोनों लाइब्रेरी गए हुए थे कुछ किताबें अपनी शक्तियों के बारे में पढ़ने के लिए। यूवी अपने कपड़े बदलता है और उन खून से सने कपड़ों को एक काली पॉलीथीन में रखकर बिस्तर के नीचे छिपा देता है। मैंने किसी इंसान को मारा है और वो भी अपनी भूख को मिटाने के लिए। वो लड़का बेकसूर था। नहीं पूवी, वो लड़का बेकसूर नहीं था। उसने तुम्हें अपनी जलन भावना और गुस्से की वजह से तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुमने सिर्फ अपना बचाव किया है। साथ ही उस इंसान को तुम्हारी असलियत का भी पता चल चुका था। अगर किसी भी इंसान को तुम्हारी असलियत पता चलती है तो तुम्हें उस इंसान को मारना ही होगा, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं मरोगे तो वो सब बाद में तुम्हें मार देंगे। अचानक से यूवी को किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे यूवी हड़बड़ा जाता है और फिर वो उस आवाज़ को ढूंढते हुए पूछता है, कौन हो तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो और तुम जब से मेरा पीछा कर रहे थे? यूवी पूछता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर किसी को भी ये पता चला कि उसने स्कूल में किसी को मार दिया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यूवी अभी इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं था कि वो अपना बचाव तक भी कर सके। यूवी के सवाल सुनकर वो आदमी जैसी आवाज़ फिर से यूवी से कहता है, मैं तुम्हारे सिस्टम का एआई हूँ और मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ जब से तुमने इस डार्क शैडो मैजिक शक्ति को और इस सिस्टम को पाया है। इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम का एआई कहता है। यूवी को मालूम ही नहीं था कि जो भी वो कर रहा था वो सब कोई देख भी रहा था। यूवी का डर कम हो रहा था और ऐसा क्यों था ये उसको भी नहीं पता चल रहा था। पूरा इंसान नहीं था इसलिए उसकी भावना भी पूरे इंसान की नहीं थी, जिस वजह से जो एहसास यूवी को ये पता चलने पे हुआ था कि उसने किसी को मारा है अब वो एहसास यूवी का कम हो रहा था, लेकिन उसके दिल में पछतावा अभी भी हो ही रहा था। सिस्टम, क्या मैं अभी स्कूल में घूमूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा उस लड़के के कत्ल के लिए? यूवी को लगता है कि उसको कुछ कदम आगे रहना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए वो अपने एडवांस्ड सिस्टम से पूछता है, मुझे जैसा कि लगता है जब तक उन लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि उस लड़के की मौत किसी इंसान ने या फिर कि बीस्ट ने किया है तब तक तुम सुरक्षित हो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर उनको पता चल जाएगा कि उसका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो पूरा इल्ज़ाम तुम पर आ जाएगा, क्योंकि इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं और ना ही तुम्हें किसी ने ऐसा करते हुए देखा है। जिसका मतलब यही बनता है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक कोई तुम्हें वहाँ पे देखने की गवाही नहीं दे देता है। सिस्टम ने जो भी यूवी को बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। तभी यूवी के दरवाजे पे दस्तक होती है। यूवी की धड़कन बढ़ने लगती है ये सुनने के बाद। क्या इन लोगों को इतनी जल्दी पता भी चल गया मेरे बारे में कि मैंने ही उस लड़के को मारा है? यूवी सोचता है। इस बार फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है और यूवी उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। यूवी दरवाज़ा जैसे ही खोलता है वैसे ही उस दरवाजे पे एक धक्का लगता है जिससे यूवी पीछे हो जाता है और वो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाता है। तो इतनी देर से दरवाजे को अंदर से बंद करके क्या कर रहा था?
हम दोनों कितने देर से दरवाजे पे अपना हाथ मार रहे थे, तू है कि दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मयंक और ओम को अपने सामने देखकर यूवी का डर गायब हो जाता है और वो राहत से भरी सांस लेते हुए कहता है, वो मेरी आंख लग गई थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में देर हो गई। वैसे तुम दोनों को तुम्हारी किताब मिल गई, तुम ढूंढने के लिए लाइब्रेरी गए थे? यूवी बात को बदलते हुए ओम और मयंक से पूछता है। मयंक अपना किताब फिर यूवी को दिखाते हुए बताता है, हाँ, मुझे तो मेरी किताब मिल गई, लेकिन ओम को उसकी शक्ति के हिसाब से कोई भी ऐसी किताब नहीं मिली जो उसकी मदद कर सके। लगता है जैसे कि उसकी किताब 5 पावर लेवल से ऊपर वाले लाइब्रेरी में होगी। ओम उस पूरे समय कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि ओम यूवी के ऑरा को देखने में लगा हुआ था, जो अब पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया था। ओम और मयंक दोनों पूरे अंदर आते हैं और फिर ओम उन दोनों को बताता है, जल्द ही फर्स्ट टर्म के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तुम दोनों को क्या लगता है, यहाँ भी एग्जाम लिख कर देते होंगे? मयंक फिर अपने सिर पे हाथ रखे हुए कहता है, ओ तेरी, हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था कि अगले महीने से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इस स्कूल का एग्जाम पता नहीं कैसे देते होंगे। फर्स्ट के एग्जाम अगले महीने से शुरू होने वाले थे और उनकी क्लासेज भी लेट स्टार्ट हुई थी, उनकी एडमिशन लेट होने की वजह से। यूवी मगर ओम और मयंक के बातों को सुनने की जगह उस लिहाज के बारे में ही सोच रहा था। उधर फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे जब कुछ लड़कों और लड़कियों का ग्रुप स्कूल को पीछे से देखने के लिए जाते हैं तो वो लोग पहले तो स्कूल के पीछे हरभरी हरियाली देखकर घूमने लगते हैं। कितने सुंदर फूल और पेड़ है। लड़की के ग्रुप से एक लड़की अपनी दोस्त से कहती है, लेकिन फिर एक लड़की पत्तों से ढके किसी चीज़ को देखकर थोड़ी सहम सी जाती है और अपनी दोस्त को बुलाते हुए कहती है, ज़रा उन पत्तों के नीचे तो देखना, वहाँ पे कुछ है मुझे लग रहा है। उसकी दोस्त फिर उस घबराई हुई लड़की को देखकर हंसते हुए कहती है, अभी दिन है यार, ऐसे में कोई भूत नहीं आता है, तू ना कुछ ज़्यादा फिल्म देख कर भूतों से डरने लगती है। मैं अभी देख कर आती हूँ, अगर कुछ नहीं रहा तो तुझे मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। इतना कहकर वो लड़की आगे बढ़ने लगती है और उसकी डरी हुई दोस्त पीछे से उसको कहती है, ध्यान से जाना, वहाँ पे कोई भूत नहीं, कुछ और ही चीज़ है। उन दोनों की बातचीत सुनकर वहाँ पे जो 3 लड़कों का ग्रुप था वो भी उन दोनों लड़कियों के पास पहुँच जाते हैं और उस डरी हुई लड़की से एक लड़का पूछता है, क्या बात है, तुम ऐसे डरी हुई क्यों हो और तुम्हारी दोस्त कहाँ गई जो तुम्हारे साथ थी? उस लड़के के इतना पूछते ही उस लड़की की चीख निकल जाती है, जो लड़की अंदर पत्तों में किसी चीज़ को देखने और ढूंढने के लिए गई हुई थी। ये चीख कैसी? क्या ये तुम्हारी दोस्त की चीख है? ये चीख उसी लड़की की होती है जो अंदर पेड़ और पौधों के बीच उस पत्ते से ढके किसी चीज़ को देखने के लिए जाती है। चीख सुनने के बाद वो डरी हुई लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो लड़के ये चीख सुनकर अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस लड़की को भी अपने साथ ले जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उस लड़की की दोस्त गई थी। जब वो सभी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लड़की मौजूद थी तो वो सब भी अपने सामने का नज़ारा देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उन पत्तों के बीच किसी लड़के की बॉडी है जो 2 टुकड़ों में बटी हुई है। वो लड़की उन पत्तों के ढेर से दूर बैठी हुई डर से हकलाते हुए कहती है। वो सभी लड़के भी जब जाके देखते हैं तो उनकी भी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि उस लड़के के शरीर पे इतने सारे कट्स थे जिसे गिनना तक किसी के लिए नामुमकिन होने वाला था। हमें जल्दी से ये खबर स्कूल के किसी टीचर को देनी चाहिए। उन सब में से एक लड़का आगे आता है और हिम्मत करके कहता है। उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं उनका भी वो बीस्ट यही हाल ना करे जिस बीस्ट ने उस लड़के का हाल किया है। वो सभी वहाँ से जल्दी जाते हैं और उन्हें जो सबसे पहले टीचर मिलती है उनको ये खबर दे देते हैं, मोनिका मैम, हमें फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे किसी लड़के की बॉडी मिली है जिसको किसी बीस्ट ने मार दिया है। मोनिका एक टीचर और एक डॉक्टर थी जो स्टूडेंट्स को उनकी हीलिंग शक्तियाँ जानने में मदद करती थी और उनको उनकी शक्तियाँ सिखाती थी। किसी बच्चे को किसी बीस्ट ने मारा है, लेकिन स्कूल में बीस्ट आया कैसे? मोनिका हैरानी से कहती है, क्योंकि ऐसा इस स्कूल में पहली बार हुआ था कि उन्हें ऐसी खबर सुनने को मिल रही थी। मुझे ले चलो, मैं देखना चाहती हूँ। मोनिका के कहने पर वो सभी स्टूडेंट्स मोनिका को फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर उस लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी और खून से सनी हुई थी। मोनिका के साथ 2 आदमी भी आए थे जो स्कूल के गाइड्स थे। वो गार्ड्स उन सभी पत्तों को हटा देते हैं सिर्फ उस हिस्से को छोड़कर जो उसके पेट से नीचे आ रहा था। मोनिका लड़के के शरीर के कट्स और बेहटा खून देखकर अपना नाक बंद कर लेती है और फिर धीरे से थोड़ी परेशान वाली आवाज़ में कहती है, ये जो भी बीस्ट है लगता है वो सिर्फ खून का ही प्यासा था। इस बीस्ट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बकै के स्टूडेंट्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। क्या मोनिका उस शख्स का पता लगा पाएगी जिसने इस लड़के का ये हाल किया है? मोनिका ये पता लगा पाएगी कि ये किसी स्कूल के अंदर वाले का ही काम है। क्या यूवी अब मुसीबत में पड़ने वाला है? क्या है यूवी के सिस्टम का राज और इतना एडवांस सिस्टम के साथ इतनी भयानक शक्ति यूवी के माता पिता के पास कैसे आई? मोनिका का फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे पहुंच जाने के बाद मोनिका को वो सभी लड़के और वो दोनों लड़कियां फर्स्ट ईयर बिल्डिंग के पीछे ले जाते हैं जहां पर उन लोगों ने बटे हुए शरीर को देखा था। मोनिका के साथ 2 गाइज भी वहां पर मौजूद थे।
मोनिका उन दोनों गाइस को पत्तों के ढेर को पूरी तरह से हटाने के लिए कहती है, जिसके बाद अब उन सभी के सामने वो शरीर आ जाता है। मोनिका भी ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि बहुत कम ही बीस्ट ऐसे होते थे जो खून पीते थे और खून पर ही जिंदा रहते थे। बच्चों, तुम सभी अपने अपने हॉस्टल चले जाओ अभी के लिए, मैं जांच करती हूँ जब तक इस शरीर का और ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये किस स्टूडेंट का मृत शरीर है। मोनिका कहती है उन बच्चों से, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। मोनिका अपनी अब उस शरीर के ऊपर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मोनिका को सिर्फ काटने के निशान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तुम दोनों अपने साथ और भी गार्ड्स लेकर स्कूल का चक्कर लगाकर देखो कि वो बीस्ट वापस चला गया है या फिर वो बीस्ट अभी भी स्कूल के अंदर ही है। और साथ ही जो आज हुआ है इस स्टूडेंट के साथ, उसकी खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो बच्चे फालतू में ही डरने लगेंगे। वो दोनों गार्ड्स फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चले जाते हैं। यूवी अब अपने डर पे काबू कर चुका था, उसकी जो नई फीलिंग्स थी वो यूवी के ऊपर काबू कर रही थी। यूवी अपने सिस्टम के स्किल में डार्क ब्लेड के जानकारी के बारे में जान रहा था। चलो यार, यहाँ एक ही कमरे में बंद रहकर पक गया हूँ, थोड़ा बाहर की हवा में खा लेते हैं, मयंक उठते हुए कहता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। यूवी फिर मयंक को देखता है और फिर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कुछ देर पहले ही तो तू आया है और इतनी जल्दी पक भी गया। नहीं यूवी, ये कुछ और ही चाहता है। ओम अपने स्टिक को पकड़कर खड़े होते हुए यूवी को बताता है, जिसके बाद यूवी उससे पूछता है, कुछ और से क्या मतलब है तुम्हारा? मयंक, मतलब किसी और वजह से बाहर जाना चाहता है, कहीं ये तो मतलब नहीं है तुम्हारा? ग्रेट, तुम्हें कुछ बताने से पहले ही तुम समझ गए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, असल में मयंक किसी लड़की से मिलने का सोच रहा है। ओम लड़की शब्द को थोड़ा खींचते हुए कहता है। यूवी हैरानी से मयंक को देखता है, जो अपने सिर के पीछे अपने हाथ से खुजला रहा था। इतनी जल्दी तुझे लड़की भी मिल गई है? वैसे वो लड़की कौन है? यूवी पूछता है मयंक से, जिसके बाद मयंक थोड़ा शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहता है, कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन यार उसका गुस्सा और उसकी आंखें, क्या ही कहूँ, उसने मुझे गालियाँ भी कुछ इस तरीके से दी कि मैं तो उसकी वो गालियाँ हर बार सुनने के लिए तरसूं। मयंक की बातें सुनकर यूवी कहता है, मयंक को मजनू ही बन गया है। वैसे हुआ क्या था जिस वजह से मयंक इतना दीवाना सा हो गया सिर्फ एक ही बार उस लड़की को देखने से? यूवी ओम से पूछता है, जिसके बाद ओम जवाब देता है, हम बस लाइब्रेरी से वापस ही आ रहे थे कि मयंक एक लड़की से टकरा जाता है। फिर क्या होना था, वो लड़की पता नहीं मयंक को क्या क्या सुनाने लगती है और मयंक बस वो सब चुपचाप सुनता रहता है। वो लड़की जब वहां से अपनी सारी भड़ास निकाल कर चली जाती है तो मयंक अपने हाथों को देखने लगता है, जिस हाथ से उसने उस लड़की को उसके छाती पे गलती से छू लिया था। यूवी और मयंक दोनों ही अपनी आंखों को छोटी करके फिर मयंक को देखने लगते हैं। मयंक, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, यूवी कहता है, जिसके बाद मयंक आगे आते हुए उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, वो सब तो गलती से हुआ था, वैसे भी कई बार गलती से हुई चीज़ अपनी छाप छोड़कर जाती है। इतना कहकर मयंक अपने हाथ को देखने लगता है। पता था मुझे तू नहीं सुधरेगा, रुक मैं तेरी बहन को बताता हूँ जब वो मिलेगी मुझे। मयंक अपनी बहन को बीच में लाने की बात सुनकर डर जाता है और वो यूवी से कहता है, अगर जिया को मेरी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी, वो तो मार ही डालेगी मुझे मेरा गला घोट कर। ओम और यूवी दोनों ही हंसने लगते हैं ये सुनने के बाद, और फिर ओम मयंक के कंधे पे से मारते हुए कहता है, तुम अपनी बहन से बड़े होने के बावजूद इतने डरते हो। मुझे लगता था कि बड़े भाई अपने बहनों को अपने काबू में रखते हैं, लेकिन यहाँ तो छोटी बहन ही अपनी बड़े भाई को डरा कर रखती है। हाँ ठीक है, माना कि मैं अपनी छोटी बहन से डरता हूँ, लेकिन तुम सब उसके साथ एक दिन भी रहकर दिखा दोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतना डरता हूँ उससे। वो अजीबो-गरीबो काम करवाएगी और मूड बिगड़ने पे मारने भी लगती है। मयंक यूवी और ओम को बताता है। यूवी को ये पता था क्योंकि वो कई बार इग्नोर जो हुआ था जिया के जरिए। यूवी खड़े होते हुए उन दोनों से कहता है, ठीक है तो ज़रा मजनू के लैला को भी चलकर देख लेते हैं, आखिर हमें भी तो पता चले कि किस लड़की से भिड़े थे हमारे मयंक सर। ये सुनकर मयंक बड़ा खुश हो जाता है और वो तीनों वहां से निकल कर लग जाते हैं उस लड़की को ढूंढने में। मयंक यूवी को उस लड़की का हुलिया बताता है। उस लड़की की आंखें नीली और बाल घने काले थे, सांवला चेहरा। एक बार तू भी उस लड़की को देख लेगा तो सच में तू भी दीवाना हो जाएगा, लेकिन मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि लाइन तो मैं ही पहले मारूंगा, तू सेकंड नंबर पे रहेगा। यूवी मयंक की बात का जवाब देते हुए कहता, यही, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तू ही रख उसे और तू ही लाइन मार, वैसे भी लड़कियां बस आफात की पुड़िया ही होती है। चलो एक कंपटीशन तो कम हुआ, अब देख मैं कैसे उस लड़की को पटाता हूँ। मयंक काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, तुम दोनों ये बताओगे कि हम वैसे जा कहाँ रहे हैं? मुझे तुम दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ओम उन दोनों से पूछता है, जिसके बाद मयंक और यूवी दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और फिर ओम को बताते हैं, हमें जहाँ आना था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, बस अब हमें उस लड़की के मिलने का इंतज़ार है। बस ओम तुम ज़रा संभल कर चलना।
नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ओम को हैरानी होती है ये सुनकर, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह पे थे वो तीनों जहाँ पे ओम को खतरा हो सकता था। तुम्हारा पकड़े जाने से क्या मतलब है यूवी? हम कहाँ पर है अभी? फिर को बताता है। हम अभी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर है, और अगर तुमने आवाज़ की तो हम तीनों ही पकड़े जा सकते हैं, इसलिए कोई भी शोर मत करना। ओम के ये सुनते ही वो कहता है, तुम दोनों उस लड़की को देखने के लिए गर्ल्स हॉस्टल तक आ गए। तुम दोनों ही उस लड़की को ढूंढो, मैं तो वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम दोनों की तरह ऐसे चोरी छिपे किसी लड़की को देखने का शौक नहीं है। बाय, मैं जा रहा हूँ। ओम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर मयंक उम्र ही थी। यूवी अपने सिस्टम के स्किल में डार्क ब्लेड के जानकारी के बारे में जान रहा था। चलो यार, यहाँ एक ही कमरे में बंद रहकर पक गया हूँ, थोड़ा बाहर की हवा में खा लेते हैं। मयंक उठते हुए कहता है और अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। यूवी फिर मयंक को देखता है और फिर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कुछ देर पहले ही तो तू आया है और इतनी जल्दी पक भी गया। नहीं यूवी, ये कुछ और ही चाहता है। ओम अपने स्टिक को पकड़कर खड़े होते हुए यूवी को बताता है, जिसके बाद यूवी उससे पूछता है, कुछ और से क्या मतलब है तुम्हारा? मयंक, मतलब किसी और वजह से बाहर जाना चाहता है, कहीं ये तो मतलब नहीं है तुम्हारा? ग्रेट, तुम्हें कुछ बताने से पहले ही तुम समझ गए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, असल में मयंक किसी लड़की से मिलने का सोच रहा है। ओम लड़की शब्द को थोड़ा खींचते हुए कहता है। यूवी हैरानी से मयंक को देखता है, जो अपने सिर के पीछे अपने हाथ से खुजला रहा था। को इमोशनल करके रोकते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मेरा भाई ज़रूर मेरे साथ चलेगा, भले ही यूवी चले या फिर नहीं एक, लेकिन यहाँ तो मेरा भाई ओम ही मेरे साथ नहीं है। ओम भाई, तूने दिखा दी आज अपनी दोस्ती। तू जा भाई, तू जा। अपने कदम रोक लेता है और फिर अपने माथे को पीटते कहता है, क्या दोस्त मिले हैं मुझे? ओम क्या मयंक और यूवी के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाएगा या फिर नहीं? गर्ल्स हॉस्टल में क्या ये तीनों पकड़े भी जाएंगे, और क्या उन तीनों को वो लड़की दिखेगी जिस लड़की को देखने के लिए वो तीनों यहाँ आए हैं? क्या ये तीनों पकड़े जाएंगे या फिर नहीं? जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 16, बास्केटबॉल मैच और जीविका की खूबसूरती। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्री कैप, नाइस ट्राई, लेकिन अगली बार इससे बेहतर करने की कोशिश करना, शायद उस मैच में मैं तुम्हें जीतने दे दूं। जीविका वहां से जाते हुए जिया से कहती है। जीविका अपने टीम मेंबर्स के साथ फिर इस मैच को जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिया तभी जीविका के पास जाती है और अपनी शक्ति को एक्टिवेट। मयंक का ओम को इमोशनल बातें बोलने के बाद कहता है। ओम अपना सिर पीटता है और फिर अब दोस्त के चक्कर में गर्ल्स हॉस्टल में टाक झांक भी करना होगा। दोस्त मिलने भी थे तो इतने बढ़िया, खैर अब क्या कर सकते हैं। ओम सोचता है और फिर पीछे मुड़कर यूवी और मयंक से कहता है, ठीक है चलो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मयंक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मुझे तो मालूम ही था, तू भाई है अपना, ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकता है हमें? मयंक ने कहा ओम के गर्दन पे अपने हाथ को रखते हुए, पर फिर तभी यूवी बीच में कहता है, शांत, आवाज मत करो, लगता है कुछ लड़कियां आ रही है, जल्दी से छिप जाओ कहीं पे। इतना कहने के बाद यूवी छिपने के लिए बड़े से डस्टबिन के पीछे चला जाता है। मयंक और ओम भी वहां पे फिर यूवी के पीछे आ जाते हैं और फिर यूवी से पूछते हैं, तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें तो गर्ल्स हॉस्टल के जगहों के बारे और कमरों के बारे में पता ही नहीं है। ये सुनकर फिर यूवी मयंक को जवाब देता है, मैं पहले भी आ रखा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा अंदर तो नहीं गया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि गर्ल्स का कमरा कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह खेलती है ये सब। स्पोर्ट्स, मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए देखना है उन लड़कियों को, छोटे छोटे स्कर्ट में, क्या ही कमाल लगती होंगी यार। मयंक कहता, लेकिन ओम मयंक के सिर पे तपली मारते हुए कहता है, तुझे ना इन लड़कियों के बीच ही हम छोड़ देंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि लड़कियां जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। ये सुनकर मयंक चुप हो जाता है। तीन लड़कियां जो बास्केटबॉल प्लेइंग ग्राउंड से आ रही थी वो आपस में बातें करते हुए आ रही होती है और अपने पसीने को भी टॉवल से पोंछ रही होती है। जीविका काफ़ी अच्छा खेलती है बना शक्तियों के इस्तेमाल किए ही, पहली लड़की ने कहा। हाँ, आज का मैच तो हम हार ही जाते जीविका से, ये तो अच्छा हुआ कि जिया हमारे साथ थी, उसकी वजह से ही आज का मैच ड्रॉ हुआ है। दूसरी लड़की कहती है उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए और बोतल से पानी पीते हुए, मुझे क्या लगता है ना कि हमें जिया से थोड़ा बास्केटबॉल खेलना सीख लेना चाहिए, इससे हमें आसानी होगी अपने टीम को मैच जिताने में। तीसरी लड़की ने कहा, ये तुमने सही कहा, लेकिन पहले हम कपड़े बदल ले, कितनी गर्मी लग रही है, मुझे तो अब बस कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक दे दे। दूसरी लड़की कहती है। उन तीनों लड़कियों की बातें सुनकर यूवी कहता है, मयंक, लगता है तुम्हारी बहन बिना शक्तियों के भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है खेलों में। ओम फिर इशारे से यूवी को बताता है, भाई मयंक को तो देख, ये फिर से अपनी ही दुनिया में गुम हो गया है। यूवी फिर जब सिर घुमाकर मयंक को देखता है तो मयंक उन तीनों लड़कियों को ही देख रहा होता है मुंह फाड़कर, और उसके मुंह से लार भी टपक रहा होता है, साथ ही वो धीरे धीरे कह रहा होता है, छोटे स्कर्ट और पतली कमर,
क्या फिगर है। यूवी तभी मयंक के सिर पे थोड़ी तेज मारता है। बस अब निकल जा अपने सपनों की दुनिया से, अगर तेरा हो गया हो तो हमें तेरी अपसरा को भी तो देखने जाना है। मयंक अपने सिर को पकड़कर नाक सिकोड़ते हुए कहता है, आउच, तुम दोनों आज मेरे सिर को ही फोड़ने पे लगे हो। ये मेरा सिर है यार, कोई तबला नहीं जो हर थोड़ी देर में बजा देते हो। यार मेरी कमजोरी ही खूबसूरत लड़कियां है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ओम यार इसको ले चल, नहीं तो ये खुद तो फंसेगा ही लेकिन साथ में हमें भी लेकर फंसेगा। ओम फिर मयंक को पकड़ता है और उसको वहां से उठाते हुए कहता है, चल भाई भी, तेरी वाली तेरा इंतजार कर रही होगी कि कब तू उसे झांकने के लिए जाएगा। क्या सच में, क्या वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मयंक कहता है, लेकिन ओम अपना सिर पटकते हुए कहता है, भाई मजाक था यार, चल अब नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो दोनों अब यूवी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसा कि उन तीनों लड़कियों ने कहा था, उनके हिसाब से अभी सब बास्केटबॉल खेल रही होंगी, तो हमें बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ जाना होगा। वो तीनों लड़कियों की नज़रों से बचते बचते बास्केटबॉल प्लेइंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कई लड़कियां थी, इसलिए वो तीनों उनकी नज़रों से बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पर छिपकर ग्राउंड में देखने लगते हैं। तो अब बता, इसमें तेरी वाली कहाँ है जिससे तू टकराया था। यूवी पूछता है, जिसके बाद मयंक अपनी नज़र चारों तरफ घुमाने लगता है। मयंक जहां पर उस लड़की को ढूंढने में मेहनत कर रहा था, वहीं पे यूवी अपनी बेहतर आंखों से पूरे ग्राउंड की लड़कियों पे नज़र मार रहा था। ये रही जिया। नहीं यूवी, ये तू क्या कर रहा है। अगर जिया को पता चला कि मैं फिर से उसको देख रहा था तो इस बार वो मुझे पक्का कच्चा ही चबा जाएगी और फिर बाद में धकार भी नहीं लेगी। जिया को छोड़ो और उसके सामने वाली खिलाड़ी को देखते हैं जिसके बारे में वो तीनों लड़कियां बातें कर रही थी। यूवी फिर सामने वाली लड़की पे अपनी तेज नज़र से देखने लगता है, लेकिन उस लड़की के काले रेशमी बाल उसके चेहरे पे आ जा रहे थे बार बार। ये लड़की, इसके बाल कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, एक बार चेहरा भी दिख जाए बस। यूवी उस लड़की के चेहरे को देखने की उम्मीद कर ही रहा था कि वो लड़की अपने बालों को बांध लेती है, जिसके बाद अब वो लड़की दिखने लगती है यूवी को। उस लड़की ने स्पोर्ट्स के कपड़े पहने थे, छोटे स्पोर्ट पैंट और एक पतली टी शर्ट। जब वो लड़की कूद रही थी बॉल को बास्केट करने के लिए, तो उस लड़की की दिख रही थी जो काफ़ी हॉट होती है। उस लड़की के लंबी टांगे होती है और हल्का गोरा बदन, लेकिन उस बदन पे एक भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो उसकी खूबसूरती में कोई अड़चन लगाए। यूवी फिर मयंक के कंधे को थपथपाते हुए उससे उस लड़की की तरफ उंगली करते हुए कहता है, मयंक, कहीं जिस लड़की की बात तू कर रहा था वो लड़की यही तो नहीं है। मयंक फिर यूवी की उंगली की दिशा में देखता है जहां पर वही लड़की खड़ी थी जिससे मयंक टकराया था। ये तो वही है। भाई तू तो ग्रेट है यार, तूने इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया उस लड़की को। मयंक कहता है काफ़ी खुश होते हुए, और फिर वो उसी लड़की की तरफ लगातार देखते हुए सपने बुनने लगता है। मुझे पास करो बॉल, पास करो, मैं बास्केट करती हूँ बॉल को। जिया कहती है और जिया के टीम के मेंबर जिया को बॉल पास करते हैं, जिसके बाद जिया उस बॉल को लेकर बास्केट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जीविका के टीम के मेंबर बीच में आ जाते हैं, जिनसे जिया बचकर जैसे ही बास्केट में बॉल को डालने को होती है, ठीक वैसे ही जीविका बीच में अपनी लंबी टांगी से छलांग मारती है और जिया के हाथ से बॉल को ले लेती है और तुरंत अपने एरिया से ही बॉल को बास्केट की तरफ उछाल देती है। बॉल सीधे बास्केट में जाकर गिरता है और इसके साथ ही जीविका की टीम ये पूरा मैच जीत जाती है। नाइस ट्राई, लेकिन अगली बार इससे बेहतर करने की कोशिश करना, शायद उस मैच में मैं तुम्हें जीतने दे दूं। जीविका वहां से जाते हुए जिया से कहती है। जीविका अपने टीम मेंबर्स के साथ फिर इस मैच को जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिया तभी जीविका के पास जाती है और अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए कहती है, मुझे हारना पसंद नहीं है, इसलिए क्यों ना यहाँ पे एक और मैच हो जाए, लेकिन बास्केटबॉल का नहीं बल्कि एक फाइट का। जिया ने कहा। वो अपनी शक्ति से ज़मीन से लतों और जड़ों को बाहर ले आती है जो जिया के आसपास घूमने लगते हैं। ये देखकर लड़कियां थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर लड़ना मना था और शक्तियों का इस्तेमाल भी लड़ाई करने के लिए मना था। लेकिन जीविका मुस्कुराती है और फिर अपनी शक्ति को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ठीक है तो एक और मैच कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार हारने के बाद तुम रोना मत। जिया फिर जीविका को जवाब देती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आगे कौन रोने वाला है और कौन नहीं। जीविका के हाथ अब नोकीले पंजों में बदल जाते हैं और जीविका की आंखें भी चमकने लगती है। जीविका फिर पहले हमला करती है जिया के ऊपर, लेकिन जिया के लते बीच में आ जाती है और जीविका की स्पीड को धीमा कर देती है। अब जिया के लते और जड़ें जीविका के तेज पंजों से टकराने को होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराते के उससे पहले ही वहां पे एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। हॉस्टल में लड़ना झगड़ना साफ मना है, इसलिए अगर किसी को किसी की भी शक्ति से एक खरोच भी आई तो उसे सजा दी जाएगी। ये सुनते ही जिया और जीविका रुक जाती है। ये आवाज़ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन की थी। जिया, शायद अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर जिया के सभी टीम मेंबर्स जिया को वहाँ से ले जाती है, लेकिन जिया आखिर तक जीविका को ही है, जबकि जीविका वहाँ से चुपचाप होकर निकल जाती। उफ, आखिरकार कोई तो आई इन दोनों को झगड़े को सुलझाने के लिए। मुझे तो लगने लगा था कि आज तो इन दोनों में से कोई एक जाएगी ही।
यूवी कहता है, पर तभी मयंक यूवी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे भी फिक्र होने लगी थी कि कहीं जिया उस खूबसूरत लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यूवी मयंक को घूरते हुए कहता है, इसका मतलब तुझे अपनी बहन की फिक्र ना होकर उस लड़की की फिक्र थी। ये सुनकर मयंक हंसने लगता है और कहता है, मेरी बहन को कुछ नहीं होता इस लड़ाई में। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है वो बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे सिर्फ बचाव ही होता है। हमारी शक्तियां हमला करने के लिए उतनी ही बेहतर है जितनी बचाव करने के लिए है, इसलिए मुझे उस लड़की की फिक्र हो रही थी। यूवी अब बात समझता है। वैसे उसने पहले भी इस शक्ति को जिया और मयंक को इस्तेमाल करते हुए तो देखा था, लेकिन वो सिर्फ एक झलक के बराबर ही था। शाम होने को आया था और अब सारी लड़कियां बात लेने के लिए और घूमने के लिए हॉस्टल से बाहर जाने लगती है। यूवी, मयंक और ओम भी अब गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आ चुके थे। मयंक तो अभी भी उन लड़कियों के बारे में ही बातें कर रहा था। यूवी, तूने देखा था क्या? गर्ल्स हॉस्टल में तो एक से एक खूबसूरत और हॉट लड़कियां थी यार। और ठीक है, तुझे अपनी इस कमजोरी को काबू में करना चाहिए, नहीं तो कोई भी लड़की तुझे फंसा कर चले जाएगी और तू बस देखते ही रह जाएगा। यूवी मयंक को समझाते हुए कहता है। जब वो तीनों बॉयज हॉस्टल में आ जाते हैं तो तभी यूवी को किसी परफ्यूम की महक आती है। परफ्यूम की महक? ये तो गर्ल्स परफ्यूम है, लेकिन हमारे हॉस्टल से गर्ल्स परफ्यूम की महक कैसे आ सकती है? ये यूवी सोच रहा होता है कि यूवी को ठीक वही काली परछाई दिखाई देती है जो उसने कल रात को पेड़ पे देखा था। इस बार वो काली बिल्ली सी आकृति बॉयज हॉस्टल के बाहर से कहीं बाहर की तरफ जा रही थी। स्कूल से भी बाहर यूवी ये दूर से ही देख लेता है। मुझे जानना होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर ये कोई बीस्ट है तो इसको ख़त्म करना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूवी खुद से ही कहता है और फिर वो मयंक और ओम को कुछ बहाना करके स्कूल से बाहर जाते हुए कहता है। मयंक, ओम, वो मुझे कुछ बाहर से सामान लेने जाना था स्टोर से, मुझे अभी याद आया। तुम दोनों कमरे में पहुंचो, मैं बस कुछ देर में ही आता हूँ। बिल्ली सी आकृति क्यों अंधेरे के समय ही बाहर है? कौन है ये और क्यों किसी शख्स को ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? अगर जिया और जीविका के बीच लड़ाई होती तो कौन जीतती? क्या होगा आगे एपिसोड जब यूवी को वो काली बिल्ली की आकृति दिखती है? अब उसके आगे यूवी ओम और मयंक को ये बताता है कि उसको कुछ सामान खरीदना है स्टोर से, इसलिए उसको जाना होगा और वो थोड़ी ही देर में आ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रा संभल कर जाइयो ब्रो, मयंक कहता है यूवी से, क्योंकि बाहर की तरफ ज़्यादा पावर लेवल के स्टूडेंट्स ही घूमते थे। यूवी अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। ओम को कुछ शक तो होता है यूवी पे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और मयंक के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाता है। यूवी जो पहले धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही वो स्कूल से बाहर आता है वैसे ही वो भागना शुरू कर देता है। वो बीस्ट कहाँ गया? यूवी भागते हुए आसपास पेड़ों और घरों, बिल्डिंगों और स्टोर्स को देखते हुए कहता है, लेकिन उसको वो बीस्ट कहीं भी नहीं दिखाई देता है। वो थोड़ा थक चुका होता है, इसलिए वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ से पानी का बोतल लेता है। आपके पानी के बोतल का 10 रुपये हुए हैं, स्टोर का ओनर यूवी से कहता है और फिर अपनी घड़ी से यूवी 10 रुपये उस दुकानदार के घड़ी में डाल देता है। थैंक यू, दोबारा ज़रूर आना, यूवी और स्टोर का ओनर कहता है। यूवी स्टोर से बाहर आ जाता है और साइड में बैठते हुए बोतल को खोलकर पानी पीने लगता है। वो काफ़ी तेज़ है, कौन से लेवल का बीस्ट होगा वो, मैं उससे जीत पाऊंगा, यूवी सोचता है। लेकिन तभी उसके शरीर में एक हरकत होना शुरू हो जाती है। उसके नाक में एक जानी पहचानी गंध जाती है। यूवी सूंघते हुए उसके पहचान लेता है। ये तो खून की गंध है। इतना कहने के साथ यूवी उठता है और खून के गंध का पीछा करने लगता है। यूवी के सेंसर्स पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। यूवी काफ़ी दूर से भी साफ साफ लोगों की बातें सुन सकता था और यूवी की इतनी नाक तेज थी कि वो काफ़ी दूर से भी किसी भी चीज़ की गंध पहचान सकता था। वो पीछा करते 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 एक खाली और सुनसान सी गली में पहुंच जाता है, जहां पे से कुछ लोगों के बातें करने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यूवी एक तरफ छिपकर बैठ जाता है और उन लोगों की बातें सुनने लगता है। मारो इस बिल्ली को, सब एक साथ हमला करो इस पे। 4 लड़कों का एक समूह होता है, चारों में एक लड़का कहता है और फिर वो चारों अपनी शक्ति को एक्टिवेट करके उस बिल्ली पे हमला करने लगते हैं। लेकिन वो काली बिल्ली काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से वो उन हमलों से बच जाती है और साथ ही उन चारों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो अकेले उन चारों को नहीं हरा सकती थी। मुझे पहले पता करके यहाँ पे आना चाहिए था। मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ 2 ही लड़के होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 थे। यहाँ से बचकर जाना भी काफ़ी मुश्किल है। वो चारों ही लड़के पावर लेवल 3 के थे और साथ ही उन चारों के पास ही अलग अलग शक्ति भी थी, जिसकी वजह से उस काली को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उन लोगों से बचने में भी। जैसे ही उस काली बिल्ली पे उन 2 लड़कों के जरिए हमला होने को होता है, ठीक वैसे ही वो दोनों लड़के बीच में ही रुक जाते हैं। वो काली बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है और उन दोनों के लड़कों के हमलों को सहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर जब कुछ सेकंड्स तक उस काली बिल्ली को एहसास नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है।
जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसको अपने सामने एक लड़का खड़ा दिखता है जो कि उन दोनों के हाथों को रोककर खड़ा हुआ था। युवराज उस काली बिल्ली सी आकृति के सामने यूवी खड़ा हुआ था अपने स्किल हिल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए। यूवी के आसपास मेहरून और काले रंग की ऑरा मंडराने लगती है। हटो वहां से, यूवी पीछे देखते हुए उस काली बिल्ली से कहता है। यूवी को लड़ने के ढंग से और सिर से काले लंबे बाल को निकलते देखकर ये समझ आ गया था कि ये कोई बीस्ट नहीं है बल्कि कोई लड़की है जो कि बिल्ली के नकाब में है। वो बिल्ली फिर वहां से साइड हो जाती है और यूवी उन दोनों को धक्का देकर पीछे की तरफ जाने देता है। वो दोनों लड़के जमीन पे गिर जाते हैं। उस गली के अंदर काफी अंधेरा भी था जिसकी वजह से वो लड़के यूवी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, इसलिए मैं गलत फैसला करके किसी गलत इंसान का साथ नहीं देना चाहता हूँ। उस काली बिल्ली के नकाब में जीविका मौजूद थी। यूवी की बात सुनकर वो बोलती है, मैं इन चारों अकेले नहीं लड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी इन चारों से लड़ने में और तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं कोई गलत शख्स नहीं हूँ। इन चारों ने कुछ कम पावर लेवल के साथ गलत किया है, इसलिए मैं उनका बदला लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जीविका की बातें सुनकर यूवी को भरोसा होता है और साथ ही जीविका की दिल की धड़कन सुनने के बाद भी यूवी के कान काफ़ी तेज थे, इसलिए वो दिल की धड़कन तक को सुन सकता था, जिससे वो ये पता लगाने में सक्षम था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। मैं तुम्हारी थोड़ी ही मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरी शक्ति इतनी काम की नहीं है जितनी तुम्हें लगती है, यूवी कहता है। पर तभी यूवी के पीछे से एक हवा का झोंका गुजरता है। यूवी को इसका एहसास हो जाता है और फिर वो तभी जीविका के साथ साइड हो जाता है। इतना तेज, इसको पहले ही पता चल जाता है कि कब और कहाँ से हमला होने वाला है। जीविका यूवी को देखते हुए कहती है, क्योंकि खुद उसको भी ये हवा का हमला ना तो दिखाई देता है और ना ही महसूस होता है। मिलकर कर मारो इन दोनों को। उन चार लड़कों में से एक लड़का कहता है। एक के पास सुपर स्ट्रेंथ होता है, एक के पास सुपर स्पीड होता है, एक के पास विंड पावर होती है तो एक के पास ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति होती है जो कि अपने हाथों को तेज और खतरनाक पंजों में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। यूवी अपने प्रोफाइल स्किल से उन चारों की शक्तियों को देखता है और उनकी ताकत का भी अंदाजा लगाता है। यूवी का ध्यान भी भटक रहा था खून की स्मेल से। उन चारों लड़कों में से एक लड़के के हाथ से खून निकल रहा था जिस पर जीविका ने अपने पंजों से हमला किया था। उन चारों में से तीन पास की लड़ाई करते सकते थे तो एक लड़का सिर्फ दूर की लड़ाई ही कर सकता था। सुपर स्पीड वाला लड़का यूवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको जीविका की मदद करने से रोकने लगता है, लेकिन यूवी का स्किल उस सुपर स्पीड वाले लड़के को भी धीमा करके ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से यूवी उस लड़के के हर हमले से बच जा रहा था। जीविका को दो लड़कों ने घेर लिया था और उसके साथ ही उसके ऊपर हवा की शक्ति से भी हमला किया जा रहा था। जीविका तेज थी लेकिन इतनी भी तेज नहीं थी कि वो अकेले पास की लड़ाई और दूर की लड़ाई लड़ सके। एक साथ इन चारों से लड़ना काफ़ी मुश्किल होगा और मैं अभी इतना भी मजबूत नहीं हुआ हूं कि किसी दो को भी संभाल सकूं, यूवी कहता है। लेकिन फिर उसको उसका आई बताता है। यूवी, तुम अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के जा सकते हो, ये स्किल तुम्हें आम हमलों से बचाने का भी काम करेगा। आई की बात सुनकर यूवी पूछता है, लेकिन कैसे? ये स्किल मुझे सिर्फ दूसरों के हमलों को धीमा दिखाते हैं, ये मुझे बचाएगा कैसे? यूवी को फिर आई जवाब देता है, तुम बस एक बार अपने स्किल पे और सिस्टम पे भरोसा करके देखो तो सही। यूवी को जितना मालूम था उसके हिसाब से सिस्टम ने जो सब यूवी को बताया था वो सब बिल्कुल सही था, इसलिए वो भरोसा करके हमलों से बचने की कोशिश नहीं करता है और जीविका की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सुपर स्पीड वाला लड़का ये देखकर मुस्कुराता है और यूवी के चेहरे की तरफ अपना मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन बीच में ही उस लड़के का मुक्का काफ़ी धीरे होने लगता है उस काली और मेहरूना ऑरा के अंदर आते ही। ये कैसे हुआ है? मेरा हाथ इतना धीरे क्यों हो गया है? क्या ये कोई शक्ति है इस लड़के की? वो लड़का अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो भी उसका हाथ काफ़ी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और जब यूवी के चेहरे की तरफ आगे था तो तब भी उसका हाथ काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बड़ा रहा। तो आई का ये मतलब था मेरे बचाव से, यूवी मुस्कुराता है और कहता है। लेकिन इससे यूवी के पावर पॉइंट्स पे भी असर पड़ रहा था। यूवी फिर अपना मुक्का उस लड़के के पेट पे मारता है जिसके बाद वो लड़का अपना पेट पकड़कर नीचे गिर जाता है। वो अब जीविका के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों लड़कों के हमलों को अपने ऊपर लेते हुए जीविका से कहता है, मौका मिलते ही इन दोनों पे अपने पंजों से हमला कर देना। इतना कहते ही यूवी के ऊपर वो दोनों लड़के अपने सुपर स्ट्रेंथ से और अपने खतरनाक पंजों से हमला करते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों का हमला भी यूवी के ऑरा से टकराता है ठीक वैसे ही उन दोनों के हमले भी धीरे हो जाते हैं, जिसे देखकर जीविका तुरंत आगे बढ़ती है और उन दोनों को अपने पंजों से घायल कर देती है। उन दोनों के गिरने से पहले यूवी भी उन दोनों पे अपने लात से किक करता है और उन दोनों को दूर गिरा देता है। तो अब सिर्फ तुम ही अकेले बचे हो, तुम उन लोगों के पैसे अब वापस करोगे या फिर नहीं? अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो हम तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त की तरह कर देंगे।
हवा की शक्ति रखने वाला लड़का डर जाता है जीविका की बातें सुनकर और घबराते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहता है, मैं उन सभी बच्चों और लोगों के पैसे वापस कर दूंगा और अगली बार से मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लूंगा। जीविका उस लड़के की बात सुनकर उसको छोड़ देती है और जाने देती है, लेकिन यूवी उस लड़के के पास जाता है और अपना मुक्का उसके पेट में दे मारता है, जिसके बाद वो भी अपना पेट पकड़कर जमीन पे गिर जाता है। तुमने अब इसको क्यों मारा? ये तो मान गया था शराफत से उन लोगों के पैसे वापस करने के लिए जिन लोगों से इन सब ने पैसे लिए थे। जीविका यूवी से घूरते हुए पूछती है, जिसके बाद यूवी उसको जवाब देता है, क्योंकि गलती इसने भी की थी और गलती की सजा हर किसी को मिलनी चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि यूवी ने उस लड़के को आखिर में इसलिए मारा था क्योंकि उसको उसके सिस्टम से चुनौती मिल हुई थी, जिसे पूरा करने के लिए उसको उन चारों पे ही अपने शरीर का इस्तेमाल करके मारना था। तो मैं अब चलती हूँ और तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, जीविका कहती है और बिना यूवी की कोई बात सुने वहां से चली जाती है। जीविका गर्ल्स हॉस्टल जाते वक्त यूवी की शक्ति के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। युवराज की शक्ति काफ़ी अच्छी, पावर लेवल 1 पे होते हुए उसने पावर लेवल 3 के लकड़ों को अच्छी टक्कर दी है। लगता है अब मुझे युवराज पे नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या होगा अब आगे? क्या यूवी ने जीविका को अपनी ये स्किल दिखाकर सही किया है? क्या जीविका ये पता लगा लेगी कि यूवी क्या है, और क्या यूवी को आगे चलकर जीविका से कोई खतरा भी हो सकता है? यूवी कैसे अपनी शक्ति को बाकी सबसे छिपा पाएगा? एपिसोड 18 जीविका और यूवी के उन चारों लड़कों को उनकी गलती की सज़ा दे देने के बाद जीविका यूवी का शुक्रिया अदा करती है उसकी इस छोटी सी लड़ाई में मदद करने के लिए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अरे वो तो अब यहाँ से गई, मुझे उससे उसका नाम पूछना था, खैर अगली बार पूछ लूँगा जब मिलेगी तो, यूवी कहता है और फिर अपने कॉलेज की तरफ चलते हुए सिस्टम से आते हुए नोटिफिकेशंस को देखने लगता है। आपने अपनी चुनौती पूरी कर ली है, लेवल अप किया जा रहा है 400 में से 60 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अब आप लेवल 4 पर पहुंच चुके हैं। यस, अब बस एक लेवल अप और फिर मुझे डार्क ब्लेड स्किल मिल जाएगा, बिल्कुल उस लड़के के एयर स्लैश की तरह, फिर मैं भी लॉन्ग रेंज की फाइट कर सकूंगा। वैसे हिल और स्किल भी काफ़ी अच्छी लगी जितना मैंने सोचा था, लेवल अप के हिसाब से अब मेरी ताकत भी बढ़ रही है। यूवी काफ़ी जल्दी अपना लेवल अप कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उस लड़के का शरीर भी खटक रहा था। वो उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन भूल नहीं पा रहा था। पर फिर वो ऐसे लोगों को याद करने लगता था जो इस मौत के काबिल थे। यूवी उन लोगों को याद करने लगता है जो उसे पिछले स्कूल में मारते थे, धमकाते थे। वो हॉस्टल पहुंच जाता है और अपने कमरे में जाता है जहां पर ओम और मयंक यूवी का ही इंतजार कर रहे थे। ये तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों की लड़ाई हुई क्या मेरे गैर मौजूदगी में? यूवी अंदर पहुंचते ही मयंक और ओम का हाल देखता है तो वो दोनों काफ़ी बुरी हालत में दिखते हैं। मयंक कुछ नहीं कहता है तो ओम यूवी को बताता है, ये सोहेल था जिसकी चेतावनी जिया देकर गई थी। तेरे जाने के बाद हम कुछ खाने के लिए कैंटीन गए थे जहां पर हमारा सामना सोहेल और उसके कुछ दोस्तों से हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे और हम दोनों से काफ़ी ऊंचे पावर लेवल पे भी थे। सोहेल ने जानबूझ के मयंक को टक्कर मारी थी। फिर जब मयंक सोहेल से पूछता है कि उसने उसको टक्कर क्यों मारी तो सोहेल के दोस्त आ जाते हैं और मयंक को मारने लगते हैं। वो तो अच्छा था कि मैं वहाँ पे था, इसलिए हम दोनों वहाँ से कैसे ना कैसे करके वहाँ से बचकर आ गए। यूवी अपने मुट्ठी को कस लेता है और फिर खुद से ही कहता है, ऐसे लोगों के साथ वही होना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तुम दोनों को काफ़ी छोटे आई है, तुम्हें डॉक्टर या नर्स से दिखा लेना चाहिए था, पर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूवी शांत होते हुए पूछता है। ओम जवाब देता है, अगर हम डॉक्टर या नर्स के पास जाते तो और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि सोहेल के जो दोस्त थे वो हमें वहाँ से जल्दी पकड़ लेते। हम दोनों सिर्फ उस 4 दीवारों के अंदर ही सेफ होते, लेकिन जब हम बाहर निकलते तो हम दोबारा से मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए हम दोनों अपने कमरे में ही रुके हैं। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन मयंक को काफ़ी चोट लगा है। मयंक अभी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं लग रहा था। ऐसा यूवी ने पहले भी देख रखा था जब मयंक पहली बार सोहेल से लड़कर आया था। हमें फिर संभल कर कल क्लास में जाना होगा और साथ ही हमें सोहेल से भी बचकर रहना होगा। वो कहीं भी तुम दोनों का इंतज़ार कर सकता है। उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है, इसलिए वो मुझे तुम दोनों से अलग ही समझेगा। ये सुनकर ओम अपना सिर हाँ में हिलाता है। यूवी कमरे से बाहर जाते हुए उन दोनों को बताता है, मैं कैंटीन से खाने के लिए लेकर आता हूँ, जब तक तुम दोनों यहीं पे वेट करना। यूवी कहता है और कैंटीन की तरफ जाने लगता है। अंधेरा हो गया था इसलिए कोई था नहीं कैंटीन में सिवाय कैंटीन में खाना बनाने के अलावा। रात के 10 बजे सभी चीज़ बंद हो जाती थी, कैंटीन से लेकर स्कूल तक, इसलिए सभी स्टूडेंट्स 10 बजे से पहले ही स्कूल में वापस आ जाते थे। कैंटीन में लेकिन सिर्फ यूवी ही अकेले नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई और भी थी, जीविका। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो भी इतनी रात को? यूवी जीविका को देखते हुए खुद से ही कहता है, लेकिन फिर वो जब जीविका के पास से गुजरता है तो उसको कुछ अजीब लगता है। ये परफ्यूम तो वही परफ्यूम है जो उस काली बिल्ली वाली नकाब में लड़की थी। क्या जीविका भी वही परफ्यूम इस्तेमाल करती है?
यूवी सोचता है, पर वो ज़्यादा देर तक ये सोचते हुए नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको उसके पीछे से जीविका बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसने आज मार्शल आर्ट्स क्लास में उस मोटे से लड़के को हराए थे। यूवी पीछे पलटता है और जीविका को जवाब एक स्माइल के साथ जवाब देता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मैंने मार्शल आर्ट्स क्लास में नहीं देखा था, क्या वहाँ पे तुम भी थी? जीविका भी फिर एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ यूवी को जवाब देती है, तुमने मुझे नहीं देखा था लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, मैं नीचे भीड़ में थी इसलिए शायद तुम मुझे नहीं देख पाए होगे। वैसे मैं जीविका हूँ। जीविका अपना हाथ यूवी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। यूवी भी फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं यूवी हूँ। जीविका तो बस यूवी को थोड़ा जानना चाहती थी, इसलिए वो यूवी की तरफ दोस्ती की एक कदम आगे बढ़ाती है। जीविका को शक्तियों की अच्छी खासी खबर थी, उसने अभी तक कोई भी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी जिसके आसपास किसी तरह का ऑरा घूमे। वो इस शक्ति को जानना चाहती थी। प्रोफाइल। यूवी अपना प्रोफाइल स्किल जीविका के ऊपर इस्तेमाल करते हुए धीरे से कहता है, शक्ति, कैट पावर। ये शक्ति होस्ट को एक कैट की सारी स्किल्स देता है। यूवी का सिस्टम यूवी को बताता है, अच्छा तो तुम ही थी उस काली बिल्ली की नकाब में। तुमने अच्छी कोशिश की थी मुझसे खुद को छिपाने की, लेकिन तुम छिपा नहीं पाए। तुमने मेरी शक्ति भी देख ली है, इसलिए लगता है अब मुझे तुमसे थोड़ा बचकर ही रहना होगा, क्योंकि मैं अब किसी और को अपना खाना बनाना नहीं चाहता हूँ। यूवी कहता है खुद से ही, पर तभी जीविका अपने दूसरे हाथ से यूवी के आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए उसका ध्यान अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करती है और कहती है, हेलो यूवी, कहाँ खो गए? क्या होगा अब आगे इस कहानी में? क्या जानना चाहती है जीविका यूवी के बारे में, और वो क्यों नकाब पहनकर रात को निकलती है? क्या जीविका यूवी की शक्तियाँ और उसके बारे में जान पाएगी? एपिसोड 19। जीविका का यूवी के आगे हाथ हिलाने कर उसको होश में लाने के बाद यूवी जीविका को पहचान लेता है अपने प्रोफाइल स्किल की मदद से। जीविका जब अपने दूसरे हाथ यूवी के चेहरे के सामने हिलाती है तो यूवी का ध्यान टूटता है, जिसके बाद यूवी जीविका का हाथ छोड़ते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। जीविका स्माइल करती है और कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो अब मेरे लिए आम बात हो चुकी है। फिर जीविका बात को बदलते हुए कहती है, लेकिन तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? यूवी खाना लेता है और वो सभी खाने 3 होते हैं, जिसके बाद यूवी जवाब देता है, बस मैं और मेरे दोस्त बाहर गए थे, तो इसलिए उन्हें और मुझे तो ज़ोर से भूख लगी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खाना लेने आ गया। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो भी इस समय? जीविका भी अपना खाना लेती है और फिर दोनों हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं। जीविका बताती है, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं उन्हें भूख कितनी लगती है। बस इसीलिए मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और मैं यहाँ आ गई अपनी भूख को मिटाने के लिए। यूवी और जीविका अपने अपने कैंपस के लिए निकल जाते हैं। ये लड़की इतनी सुंदर है कि इसकी वजह से ही सिर्फ मेरे कई सारे दुश्मन बन सकते हैं। मुझे बचकर रहना होगा जीविका से। खैर अभी के लिए जल्दी से मयंक और ओम को खाना दे देता हूँ, वो दोनों भूख से मर ही गए होंगे अभी तक तो। उद्धरण। वो अपने कैंपस में जाता है। सुबह होती है और यूवी की आंखें खुलने के साथ ही उसका सिस्टम उसको गुड विशेष देता है। गुड मॉर्निंग यूवी, आपका दिन अच्छा जाए। ये सुनकर यूवी अंगड़ाइयाँ लेता है उठते हुए और कहता है, उम्मीद तो यही है सिस्टम। खैर अभी के लिए तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है, देखते हैं आज क्या होगा। ओम और मयंक की भी आंखें खुल जाती है यूवी की आवाज़ से। किससे बात कर रहे हो यूवी? कोई और भी है क्या यहाँ पे हमारे अलावा? ओम कहता है और अपने छड़ी को लेकर खड़ा हो जाता है। नहीं, वो तो मैं खुद से ही बात कर रहा था। वैसे मयंक को भी जगह दो क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है। ओम अब मयंक को उठाने लगता है जो काफ़ी गहरी नींद में सोया होता है। उनके जो चोट थे वो भरना शुरू हो गए थे। उफ, बच गया। अगली बार थोड़ा धीरे से सिस्टम से बात करूंगा। यूवी आंखों को घुमाते हुए सोचता है। मयंक उठ जा, हमें क्लास के लिए जाना है, उठ जा मयंक। ओम के काफ़ी कहने के बाद भी जब मयंक उसकी आवाज़ से नहीं उठता है तो ओम मयंक को उसके बम पे लात मारते हुए कहता है, उठ जा उठ जा। मयंक 2 लात खाते ही उठकर बैठ जाता है और अपने बम को सहलाते हुए कहता है, ओम तुझे लात मारकर उठाने की क्या ज़रूरत थी? तुझे मुझे हिला दुलाकर भी तो उठा सकता था। लग गई यार मेरे बम पे। फिर ओम अपने मुंह में टूथब्रश रखते हुए कहता है, काफ़ी देर से वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू का था कि घोड़े बेचकर सो गया था। क्लास का टाइम हो रहा था इसलिए मुझे मजबूरन तेरे बम पे लात मारना पड़ा। वैसे एक बात बताऊं, मुझे मज़ा बड़ा आया मारने में। कल सुबह भी ऐसे ही लात मारूंगा अगर टाइम पे नहीं उठा तो। उन दोनों के बीच में फिर यूवी आते हुए कहता है, तुम दोनों का बम दिगी बम हो गया हो तो अब रेडी भी हो जाओ। वैसे मयंक मैं तुझे एक खुशखबरी दूं क्या? कल ना मेरे साथ कुछ हुआ था जिसके बारे में जानकर तू शायद खुश भी हो सकता है और दुखी भी। मयंक उबासी लेते हुए कहता है, चल ठीक है, बता क्या खुशखबरी और क्या डक खबरी है मेरे लिए। यूवी उसको फिर जीविका के बारे में बताते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, बस वो मुझे कल कैंटीन में जीविका मिल गई थी।
हमने थोड़ी बहुत बात की और हाथ भी मिलाए थे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ था। मयंक पहले तो जीविका का नाम सुनकर गौर से एक स्माइल के साथ यूवी की बात सुनने लगता है। लेकिन जब वो सुनता है कि जीविका ने यूवी से बात की थी या फिर यूवी ने जीविका से बात की थी तो उसका चेहरा लटक जाता है। वैसे अगर तू चाहे तो उससे मिल सकता है, वो मार्शल आर्ट्स क्लास में ही है। यूवी मयंक से कहता है, जिसके बाद मयंक का चेहरा फिर से पहली की तरह हो जाता है। पर ओम कहता है, हमें शायद से अपने एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है क्या? ओम की बात सुनकर मयंक उसके गाल खींचते हुए कहता है, वो तो मैं यूं ही पास कर लूँगा, तो इसकी फिक्र मत कर। ओम के गाल मयंक छोड़कर रेडी होने के लिए चला जाता है और ओम अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, तो इसमें तुझे मेरे गालों को खींचना ज़रूरी था क्या? ये तू मुझे बिना गाल खींचे भी तो बता सकता था। मुझे मालूम है तू मुझसे उस लात मारने का बदला ले रहा है, रुक तुझे तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर ओम मयंक के पीछे जाने लगता है। कुछ देर में ही वो तीनों रेडी हो जाते हैं और क्लास में बिल्कुल टाइम पे जाकर बैठ जाते हैं। यूवी मयंक और ओम को क्लास के स्टूडेंट्स गौर से देख रहे थे और उनसे दूर ही थे, क्योंकि वो सब मयंक और ओम के पास रहकर सोहिल से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। इन लोगों को इग्नोर करो, तुम दोनों, मयंक ने कहा, जिसके बाद ओम हंसते हुए उससे बोलता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। बस कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है और कुछ नहीं है। क्लास टीचर फिर क्लास में आते हैं, लेकिन इस बार जो टीचर होते हैं वो काल वाले टीचर नहीं होते, बल्कि ये कोई नए टीचर होते हैं जिन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा इस स्कूल में। क्लास टीचर फिर अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, नमस्ते छात्रों, मैं हूं नीलेश, तुम्हारा परमानेंट टीचर जो आज से तुम सबकी क्लास लेगा। जानकारी के लिए बता दूं, जो कल टीचर आए थे वो एक अरेंजमेंट के दौरान आए थे, इसलिए सब स्टूडेंट्स ये सोचने में अपना समय ना बर्बाद करें कि मैं आज क्यों आया हूं और कल जो थे वो क्यों आए थे। सभी अब तैयार हो जाइए, अगले महीने फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम है और इस एग्जाम की तैयारी आज से आप सभी की शुरू होगी। फिलहाल के लिए आप सभी ये जान लीजिए कि यहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए जो स्टूडेंट्स इस सोच में है कि वो अपना एग्जाम पास कर लेंगे तो वो सभी बस एक भ्रम में है, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से हर क्लास से 100 छात्रों में से सिर्फ 25 ही छात्र पास होते आए हैं। बाकी के 75 छात्र फेल होने की वजह से अपना एक साल फर्स्ट ईयर में ही बर्बाद किए हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं शायद उन सबको अपने क्लास में कई फेल स्टूडेंट्स को देख भी लिए होंगे या फिर मिल चुके होंगे। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक स्ट्रीट ट्रेनिंग से गुजारना होता, जिसके बाद वो मरना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपने सभी जो अपने दिमाग में भ्रम बनाकर रखा है उसको निकाल दे। तो भाई, तूने शायद कुछ कहा था, तू तो ये एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा ना? बस हमें ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है लगता है, ओम मयंक के मज़े लेते हुए कहता है, जिसके बाद मयंक अटकते हुए कहता है, हाँ वो तो कहा था, लेकिन वो तो कब की बता है यार, तुझे तो पता ही है मैं पुरानी बातों को याद नहीं रखता, चल अब जमकर ट्रेनिंग करेंगे। मयंक जोश से भरते हुए कहता है, लेकिन यूवी तो किसी और ही चीज़ में बिजी था। वो अपना प्रोफाइल स्किल नीलेश के तलवार और उनके घुटनों के ऊपर पेन से अटैच कोई छोटा सा, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं, इतना बड़ा कि जो एक फुटबॉल के जितना बड़ा हो, गोल और उसके साइड में धारदार नोकीले ब्लेड जैसे लगे थे, उस पर इस्तेमाल कर रहा था, ये जानने के लिए कि जो उनकी शक्ति और जो ये इक्विपमेंट्स है वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन रेंज ज़्यादा होने की वजह से यूवी का प्रोफाइल स्किल काम नहीं कर रहा था। नीलेश सर के पास कौन से लेवल के इक्विपमेंट्स होंगे, और वो गोल आकृति वाला हथियार मुझे कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर रहा है। यूवी को मालूम ही नहीं था कि वो धीरे धीरे करके अपनी जगह से उठ रहा था अपने प्रोफाइल स्किल से उन इक्विपमेंट्स के बारे में जानने के लिए। तू ये क्या कर रहा है, तुझे कहीं जाना है क्या? मयंक ने पूछा यूवी से। मयंक की आवाज़ सुनकर यूवी पीछे हो जाता है और कहता है, नहीं तो मुझे कहीं नहीं जाना है, पर तूने क्यों ये पूछा? मुझे लगा कि तुझे कहीं जाना होगा क्योंकि तू धीरे धीरे करके अपनी जगह से आगे की तरफ जा रहा था, तुझे ये पता नहीं चला था क्या? मयंक बताता है यूवी को कि वो ऐसा सवाल उससे क्यों कर रहा था, जिसके बाद यूवी खुद से ही कहता है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा हूँ, मुझे यहीं बैठना चाहिए। नीलेश सर आगे बोलते हैं, आप सभी के एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप सभी के जो भी एलिमेंटल क्लास या जो मार्शल आर्ट्स क्लास है वो एक साथ होंगे, जिसमें हम 3 टीचर होंगे। एक एलिमेंटल क्लास के टीचर होंगे, एक मार्शल आर्ट्स क्लास के टीचर और एक मैं रहूँगा। हम तीनों टीचर्स आपको टीच करेंगे। एग्जाम 2 तरीके के होंगे और ट्रेनिंग भी 2 ही तरीके के होंगे। पहला थ्योरी, जो आप सभी शायद पहले भी पीछे स्कूल दे चुके होंगे, लेकिन दूसरा एग्जाम और ट्रेनिंग फिजिकल होगा। आप सभी को तैयार करने के लिए एक अलग से हॉल है जिसमें एलिमेंटल क्लास और मार्शल आर्ट्स के दोनों स्टूडेंट्स होंगे। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आप सभी ये स्कूल की यूनिफॉर्म की जगह ये फ्लेक्सिबल कपड़े पहन लीजिए, जिसमें आप सभी को लड़ने में आसानी होगी। नीलेश एक किस्म का कपड़ा दिखाते हुए उन्हें कहते हैं, जिसमें जिप था उस ड्रेस को पहनकर अपने हिसाब से फिटिंग को सेट करने के लिए। सबको ये कपड़े दे दिए जाते हैं और वो सब फिर एक एक करके एक खाली कमरे में अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं।
मयंक का शरीर काफ़ी अच्छा था, इसलिए उस फिटिंग वाले कपड़े पे मयंक के डोले शोले भी उभर रहे थे। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? ये कपड़ा मुझ पे अच्छा तो लग रहा है ना? मयंक पोज हुए से है, जिसके बाद यूवी उसको बताता है, हाँ ठीक ही लग रहा है तू, और ओम भी सही लग रहा है। वैसे ये कपड़े काफ़ी हल्के हैं और साथ ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी। यूवी का शरीर पहले दुबला पतला सा था, लेकिन जब से वो एक बीस्ता में बदला था तब से उसका शरीर भी भरना शुरू हो गया था। लगता है आप सब ने अपने कपड़े बदल लिए हैं, तो अब आप सभी मेरे पीछे आएं। नीलेश सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए कहते हैं और फिर सभी स्टूडेंट्स नीलेश सर के पीछे उस बहुत बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी इकट्ठा हुए थे, जिनमें से जीविका और जिया भी थी। यूवी को जब जीविका दिखती है तो वो देख सकता था कि जीविका अपना हाथ हिलाकर यूवी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी और साथ ही बाकी लड़कों का ध्यान यूवी की तरफ। वो अपना मुंह किसी दिशा में फेरते हुए खुद से ही कहता है, ये लड़की पक्का मुझे बाकी स्टूडेंट्स से पिटवा के मानेगी। सब टीचर्स के सामने और लड़कों के सामने मुझे हाथ दिखा रही है। एपिसोड 20 जीविका का यूवी की तरफ हाथ हिलाते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद यूवी अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता है, क्योंकि अगर वो जीविका को देखता तो जीविका और भी कुछ कर या कह सकती थी। सभी बॉयज और गर्ल्स के साथ अब कुछ टीचर्स की नज़र भी यूवी पे पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसके ऊपर अपनी नज़रें बनाकर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन सब ने यूवी के पावर लेवल को देखा था जो किसी भी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा कम था। उन्हें यूवी में कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो अपने अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन ऐसा लड़कों के लिए नहीं कहा जा सकता था। यूवी, क्या जीविका मुझे हाथ हिलाकर बुला रही है? लगता है वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। तुम दोनों यहीं पे रुको जब तक मैं तुम दोनों की होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मयंक जीविका को देखने के बाद कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बीच में ही यूवी मयंक का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और कहता है, भाई वो तुझे नहीं मुझे बुला रही है। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए तू भी उसको इग्नोर कर, नहीं तो हम तीनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सुनकर मयंक हैरानी से यूवी को देखने लगता है। मयंक चुप होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि जीविका उसे बुला रही है, लेकिन जब मयंक को पता चलता है जीविका उसे ना बुलाकर यूवी को बुला रही थी, वो सोचता है यूवी की दोस्त भी बन गई जीविका। नीलेश सर और डेनी सर दोनों टीचर ही आते हैं और फिर उस हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और साथ ही उनके क्लास टीचर्स भी, इसलिए सभी क्लास टीचर्स अपने अपने क्लास को वो प्रैक्टिस कराए जो एग्जाम में ज़रूरी होता है। डेनी कहते हैं, जिया यूवी के क्लास में ही थी, इसलिए वो अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और को घूरने लगती है। उस हॉल में अब सिर्फ मार्शल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही बचे हुए होते हैं और बाकी सभी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। आप सभी को अब एक एक करके मेटल का हैवी बॉल दिया जाएगा, जिसे आपको जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना होगा। ये आप सभी की एक तरह से फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आज की एक वार्म अप की तरह। इसमें आप अपने शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आप इस बॉल को खुद से फेंकें। आपको शक्ति इस्तेमाल करने की पूरी छूट है, मगर आपको उस शक्ति को अपने हाथों की ताकत की तरह इस्तेमाल करना है। नीलेश सर कहते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनकी बातों को समझ भी जाते हैं। सबको अब एक एक मेटल की हैवी बॉल दे दिया जाता है और लाइन से स्टूडेंट्स बॉल को फेंकना भी शुरू कर देते हैं। बॉल असल में काफ़ी ज़्यादा हैवी था, भले ही बॉल छोटा था। कई स्टूडेंट्स के लिए उस छोटे से बॉल तक भी उठाना एक चुनौती थी। उन स्टूडेंट्स में मयंक और ओम के साथ जिया भी थी। ये कितना भारी बॉल है, इसको तो मैं अगले 7 जन्म में भी नहीं उठा पाऊंगा लगता है। शायद इसीलिए टीचर ने हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। ठीक है, अब मैं अपनी शक्ति से इस बॉल को उठाऊंगा। मयंक जब बॉल को उठाने की कोशिश करते करते ही तक जाता है तो वो अपनी शक्ति एक्टिवेट कर लेता है। ज़मीन से कुछ जड़ें निकलती है और मयंक के हाथ को सपोर्ट करने लगता है। वो जड़ें मयंक के दोनों हाथों में लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से अब मयंक को आसानी होती है उस बॉल को उठाने में। जिया भी अपने भाई को देखकर यही करती है। ओम थोड़ा डिफरेंट कर रहा था, अपने हाथ पे ही अपनी डोरी डाल देता है जो डोरी पपेट में लगती थी। डोरी मजबूत थी और उसमें स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से ओम के हाथ में भी ताकत आ जाता है और वो उस बॉल को उठाने में कामयाब हो जाता है। इधर यूवी के पास ओम या मयंक की जैसी शक्ति नहीं थी और ना ही वो अपने शक्ति को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो बॉल उठाने में कामयाब हो गया था, पर काफ़ी मुश्किल से। यूवी की ताकत आम स्टूडेंट से थोड़ी सी ज़्यादा थी, जो पावर लेवल 2 के थे। तुमने तो इस बॉल को बिना किसी शक्ति के ही उठा लिया यूवी। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, लगता है तुम जिम विम जाना शुरू कर चुके हो। मयंक यूवी को देखते हुए कहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूवी को इसमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही थी। हाँ, लेकिन ये काफ़ी भारी है, पता नहीं मैं इसे कहाँ तक फेंक पाऊंगा। यूवी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है। नेक्स्ट, मयंक रॉय। नीलेश सर मयंक को बुलाते हुए कहते हैं, जिसके बाद मयंक एक गोले में खड़ा हो जाता है और फिर अपनी शक्ति को एक्टिवेट करके बॉल को अपने हाथ में पकड़ता है। मयंक अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और फिर अपनी सारी ताकत लगाकर फेंकता है। 10 मीटर, अच्छा किया है इस लड़के ने, नीलेश खुद से ही कहते हैं।
मयंक पने हाथ को घुमाते हुए आता है और खुद की ही तारीफ करते हुए कहता है, मैंने काफ़ी अच्छा किया है। चल ओम, अब तेरी बारी है। हाँ, जा रहा हूँ, तेरा रिकॉर्ड तोड़कर ही आऊँगा, ओम कहता है मयंक से। ओम अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को कंट्रोल कर रहा और फिर अपने दूसरे हाथ को खींचते हुए पहले हाथ को एक झटका देता है, जिसके बाद वो मेटल की हैवी बॉल उड़ते हुए लगभग मयंक के बॉल के पास जा पहुंचता है। 9.5 मीटर। ओम, तुमने काफ़ी अच्छा किया है। अब अगली जिया है, जिया रॉय। जिया अपने भाई की तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और बॉल को फेंकती है, लेकिन बॉल फेंकते वक्त उसका ध्यान बॉल को फेंकने की जगह जीविका पे था। वो भी थोड़ी दूर में ही बॉल को फेंक रही थी। मैं जीविका से ज़्यादा दूर बॉल फेंकूंगी, जिया कहती है और अपनी शक्ति को ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट करके ज़्यादा जड़ें अपने हाथों में लपेट लेती है और फिर वो बॉल फेंकती है। बॉल अब हवा में होती है और जहाँ पे मयंक और ओम का बॉल था उसको भी पार करते हुए जिया की बॉल आगे जाती है और एक जगह जाकर गिरती है। 15 मीटर। ये हाई स्कोर है। ये देखकर नीलेश सर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पावर लेवल 4 के सुपर स्ट्रेंथ की शक्ति रखने वाले स्टूडेंट्स भी इतना दूर कभी कभार ही स्कोर कर पाते थे। बॉल काफ़ी ज़्यादा भारी थी बाकी मेटल के हैवी बॉलों से। उन बॉलों को बनाया ही गया था इन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी बिना शक्ति के इस्तेमाल किए इस बॉल को इस्तेमाल ना कर सके, और जो इस बॉल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वो इस ट्रेनिंग में भी भाग नहीं ले पाएगा। एक तरह से ये स्कूल सिर्फ उनको ही सपोर्ट करता था जिनके पास शक्ति थी। यूवी को ये पहले से ही मालूम था, इसलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस बॉल को फेंकने के लिए जाता है। अब बॉल को फेंकने की यूवी की बारी थी। यूवी बॉल को पकड़कर गोल घेरे में खड़ा हो जाता है। वो बॉल को पकड़े हुए 8 को पीछे की तरफ खींचता है और अपनी सारी जान लगाकर फेंकता है। 2 मीटर। नीलेश सर कहते हैं 2 मीटर काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन उन लोगों से अच्छा ही यूवी ने स्कोर किया था जो सब बॉल को उठा नहीं पा रहे थे। नीलेश सर को लगता है कि यूवी के पास सुपर स्ट्रेंथ की शक्ति होगी। मैंने कुछ खास को नहीं किया। वैसे तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। वैसे मयंक, तुम्हारी बहन नज़र नहीं आ रही है। यूवी जिया के बारे में पूछते हुए कहता है, क्योंकि जिया कुछ देर पहले उन लोगों के साथ ही थी। मयंक इशारे से यूवी दिखाता है और बताता है, वो रही मेरी बहन। उसने मुझसे ज़्यादा स्कोर सिर्फ जीविका को जलाने के लिए किया है लगता है, लेकिन जीविका के कोई भी नहीं रिएक्शन मिलने से जिया अब और कुछ बड़ा करना चाहती है। यार, मैं इन लड़कियों के मामलों से तो दूर ही रहूँगा, स्पेशली तेरी बहन। जब भी मुझे देखती है वो तो लगता है वो मुझे अभी ही खा जाएगी। यूवी कहता है, जिस पर ओम और मयंक हंसने लगते हैं। वहाँ पे जीविका के क्लास से ही कोई हाई स्कोर करता है। 16 मीटर। ये जिया से भी दूर फेंका गया था। ये तो सोहेल है जिसने हाई स्कोर किया है। तुम दोनों ने ये देखा? मयंक ओम और यूवी से पूछता है। यूवी ध्यान से देखने लगता है सोहेल को और जीविका को। ऐसा लग रहा था जैसे सोहेल जीविका का कोई दोस्त हो। ये है सोहेल। मयंक, क्या मुझे सोहेल ने या उसके किसी भी दोस्त ने तुम्हारे साथ देखा? यूवी पूछता है, जिसके बाद मयंक जवाब देता है, नहीं, जितने बार भी मैं सोहेल से मिला तब तू मेरे साथ नहीं रहा है, तो शायद उसे नहीं मालूम होगा कि तू मेरे साथ है या फिर मेरा दोस्त है। फिर ओम कहता है, सोहेल ने हाई स्कोर किया है, जिससे मालूम पड़ता है कि वो काफ़ी मजबूत है। जब सभी का हैवी बॉल थ्रोइंग हो जाता है तो नीलेश सर सबसे कहते हैं, आप सभी ने पहला वार्म अप अच्छा किया है। अब आपको सभी को इस मैदान के चक्कर लगाने हैं। आप सभी के साथ एक सुपर स्पीड यूज़र भी होगा जो सेकंड ईयर से है और जिसका पावर लेवल 6 है। इसलिए आप सभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा सकते हैं, जब तक सेकंड ईयर का स्टूडेंट आप सभी को रुकने के लिए नहीं कह देता है। ठीक है, अब भागना शुरू करो। नीलेश सर की बातों से सबको ये काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि उन सभी को पहले की तरह ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था। पावर लेवल 6 का यूज़र अपने सुपर स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है, और वो भागना शुरू कर देता है। उसके भागना शुरू करते ही मयंक, ओम, यूवी, जिया के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट्स भी भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए जिया, मयंक और ओम अपनी शक्ति को एक्टिवेट करके भागना शुरू कर देते हैं। तू ऐसे ही जब तक भाग सकता है क्या यूवी? अगर तुझे मदद चाहिए तो मैं तेरे लिए भी अपनी शक्ति से ज़मीन पे जड़ों को तेरे पैर पे ले आऊँगा और वो जड़ें तुझे हमारे साथ ही ले चलेगा। इसमें क्लास टीचर को भी कुछ मालूम नहीं होगा, मयंक ने कहा। पर यूवी चीटिंग या धोखे पे यकीन नहीं करता था, इसलिए वो मयंक को मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मुझसे ये पूछने के लिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मैं तो आगे जा रहा हूँ, तू भी जल्द ही आ जाइयो, मयंक कहता है और आगे चला जाता है। लेकिन ओम यूवी के साथ साथ ही भगा रहा होता है। दूसरी तरफ सोहेल मयंक और ओम को देख रहा था ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए। क्या देख रहे हो तुम सोहेल? तुम उन लोगों को जानते हो? जीविका सोहेल से पूछती है। जब वो ओम और मयंक देखती है तो जीविका उन दोनों को जानती थी। पहले तो वो मयंक से टकराई थी तब, और दूसरी बार तब जब यूवी के साथ ये दोनों भी खड़े थे। सोहेल फिर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, पर जीविका का उसके स्माइल पे नज़र नहीं जाती है। हाँ, तुम कह सकती हो ऐसा, मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ उन दोनों को।
क्या होगा अब आगे? क्या सोहिल इस प्रैक्टिस के दौरान ओम और मयंक के साथ कुछ करेगा? क्या ओम और मयंक सोहिल नाम के खतरे से अनजान है? क्या सोहिल ये पता लगा पाएगा कि यूवी भी उन दोनों के साथ ही है? क्या यूवी टिका रह पाएगा इस रेस में अंत तक? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।